अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं महक असलम। जब हम साथ होने की बात करते हैं, साथ रहने की बात करते हैं, हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, तो हमारी पाक फ़ौज हमें हमेशा सफ़े अव्वल में नज़र आई है। हमा वक्त हमें चाको चौबंद नज़र आते हैं। कोई भी मुश्किल हो मुल्क में, हमेशा हमें नज़र आता है कि कदम से कदम मिलाकर चला जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कोयटा आमद, सानह मच में शहीद होने वालों के लवाहिकीन से मुलाकात की, बच्चियों के सरों पर शफ़क़त का हाथ रखा, इंसाफ के तकाजे पूरे करने की यकीन दहानी कराई। यकीनन मच में जो ये वाक़या हुआ था, उनके जो लवाहिकीन, उनका गम किसी तौर पे हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि गम ऐसा है जो कि नहीं भुला जा सकता। लेकिन आर्मी चीफ की आमद और फिर बच्चों के सरों पे हाथ रखना किसी हद तक उन्हें तहफ़्फ़ुज़ और यकीन दिला गया कि हम महफूज हैं। हम एक ऐसी जगह पर हैं कि हमारे साथ वो फ़ौज है जहां पर आर्मी चीफ हो या हमारे जवान हो, वो हमें हमारे साथ नजर आते हैं। रियासत माँ का किरदार अदा करती है और गुज़श्ता रोज़ के ये मनाजिर ये हमें यही बताते हैं कि वाकई रियासत माँ है। शायद इन्हीं लम्हात का इंतज़ार साने मच के लवाहिकीन कर रहे थे। शायद उसी हाथ का इंतज़ार था उन बच्चों को कि वो हाथ हमारे सरों पे हो। और वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने साबित किया वहाँ पर जाकर, जिस तरीके से बड़े प्यार से, बड़ी शफ़क़त से बच्चियों के सर पे हाथ रखा कि आपके सरों पर हम हैं, आपके सर पर पाकिस्तान है, आपकी हिफाजत हम करेंगे, आपकी हिफाजत पाकिस्तान करेगा। जो माजी में हुआ, जो माजी में कुछ गलतियाँ कोताहियाँ हुई, उससे हम सबक सीखते हैं और अपनी सिक्योरिटी को और बेहतर करेंगे। इन बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ हमने यकीनी बनाना है, क्योंकि ऐसे कई ख़ानदान हैं वहाँ पर जहाँ पर अब कोई मर्द नहीं रहा। तो जब वहाँ पर कोई मर्द नहीं है तो हम बाप भाई बनकर उनका साथ देंगे, और यही साबित किया जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं ट्रंप साहब की। मुश्किल में आए हैं क्योंकि कुछ गलती उनसे भी हुई थी। अमेरिकी पार्लियामेंट इस पर वजाहत तो उन्होंने दी, लेकिन अब वह वजाहत काबिल कबूल नहीं है। जो बगावत पर उन्होंने उकसाया था, जिसका उन्होंने कहा कि ऐसा मैंने नहीं किया, उन्होंने यू टर्न लिया। तो अब हुआ यह कि सदर ट्रंप के खिलाफ दूसरी बार मुआख़ज़े की तहरीक मंजूर हुई है। अपनी ही जो पार्टी है उनके भी 10 अरकान ने मुआख़ज़े की हिमायत की, यानी ट्रंप साहब के खिलाफ उन्होंने जाकर ये वोट दिया। अमरीकी सदर तारीख़ में पहले सदर हैं जिन्हें 2 मरतबा मुआख़ज़े का सामना करना पड़ेगा। और ये तारीख में इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमने देखी। जब हमने देखा था कैपिटल हिल पर हमला हुआ था, वो भी ये कहा जा रहा था कि अमेरिका के लिए ब्लैक डे साबित हुआ। उसके बाद जितनी चेंजिंग्स आई, वो भी यकीनन अमेरिका की तारीख में पहली दफ़ा थी कि एक सदर का ट्विटर अकाउंट बंद किया गया। जबकि दूसरी जानिब मुत्तहदा अरब अमारात में माहौल दोस्त तवानाई को फ़रोग देने के लिए 2030 तक दुबई की तमाम पर सोलर एनर्जी पैनल्स नस्ब करने का फैसला किया गया है। दुबई को ग्रीन इकोनॉमी और माहौल दोस्त तवानाई का आलमी मरकज़ बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। दुबई भी ना तरक्की की जो राहें उसमें खुल रही हैं। अच्छी बात है, ऐसे एग्जांपल सेट कर रहे हैं। हाँ ना, देखिए हम हमेशा जब भी तरक्की की बात होती है चाइना हमारे जहन में आता है, लेकिन अब दुबई भी हमारे जहन, अभी चाइना भी आएगा। अच्छा। आगे चलकर चाइना की खबर भी हमारे पास है, लेकिन अभी अर्तुगरुल की बात कर लेते हैं। अर्तुगरुल ड्रामा सीरीज जिसने रिकॉर्ड कायम की है, जिस तरीके से उसको पसंद किया गया, तो सिर्फ बात अर्तुगरुल के कैरेक्टर की नहीं है। बात अब यह है कि जिसने उस ड्रामे में एक्टिंग की है वो सब छाए हुए हैं। जब भी कोई एक्टर पाकिस्तान आता है तो बड़ा वार्म वेलकम उनको दिया जाता है। अर्तुगरुल गाजी सीरीज़ के 2 और कैरेक्टर्स पाकिस्तान आए, बमसी और अर्तुगबे, और उनको भी वार्म वेलकम दिया गया। तुर्क सफ़ीर ने जो है ये ख़बर शेयर की थी, और इसके हवाले से जब हम देखते हैं कि जो भी वहाँ का कैरेक्टर आता है तो वो फिर पाकिस्तान को अपना दूसरा घर भी करार देता है। वो पाकिस्तान की मोहब्बतों का कहना चाहिए कि मोतरफ़ हो जाता है और मशकूर नज़र आता है पाकिस्तानियों की, क्योंकि पाकिस्तान में ये ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। और सबसे अच्छी बात ये कि जब ये लोग आते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। ये कह देना ना कि दूसरा घर है, ये पाकिस्तान हमारा घर है, बहुत बड़ी बात होती है। और आप दुनिया को बताते हैं कि पाकिस्तान किस कदर पुरअमन मुल्क है। कि टर्किश आर्टिस्ट आते हैं, यहाँ के खानों की तारीफ होती है, यहाँ की सकाफत की तारीफ होती है, लोगों की तारीफ होती है। और जनाब हमने देखा कि सिर्फ एक पे बस नहीं हुई, अर्तुगरुल गाजी खुद भी आए। बस अब एक का इंतजार हलीमे सुल्तान। चलें जी, हलीमे सुल्तान को भी बुला लेते हैं। इश्तिहारों में आ रही है, पाकिस्तान के हर घर में इस वक्त आ रही है, टेलीविजन स्क्रीन पर आ रही है। अच्छा, जब हम बात करें सितारों के, डेफिनेटली ये बड़ा अच्छा होता है 2 मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसको फ़रोग देने के हवाले से। तो ये बड़ा अच्छा जी, कल्चरल टाइज़ हैं ये, विच इज़ वेरी गुड। बढ़ते हैं आगे।
इस्लामाबाद से बड़ी प्यारी खबर, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक बाइक का इस्तेमाल शुरू हो गया है और इसका जो इस्तेमाल है उसका इफ्तिताह वाइस चांसलर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने खुद किया। वो खुद बाइक चलाकर उन्होंने इसका इफ्तिताह किया। अच्छा, वहाँ पर जितने हॉस्टल्स हैं वो ज़ाहिर है डिपार्टमेंट से काफ़ी दूर हैं और अभी हॉस्टल के बाद जब बाइक्स वो पार्क करेंगे और वो कार्ड का इस्तेमाल करना, 5 रुपये फ़ी किलोमीटर पे वो इवन बच्चियाँ भी और जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेल स्टूडेंट्स हैं, वो अपने डिपार्टमेंट्स में जा सकेंगे। पहले ही हो रहा था, अगर तो वो बस नहीं चल रही तो टैक्सी पे 100 रुपए देके जाना पड़ता था। अभी ये है कि 5-10 रुपए में पहुंच जाएंगे। पैसों में ना ये तब्दीली, अच्छी तब्दीली आई है। एक और तब्दीली है, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन जब हम बात करते हैं इस तरह की सहूलियात, और ये पहली यूनिवर्सिटी है महक पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे ई बाइक सर्विस का बाकायदा आगाज हुआ। मैं यही बात करने लगी थी कि जब हम इस तरह की सहूलियात की बात करते हैं तो पहली के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी यूनिवर्सिटी भी हमारी नज़र में आनी चाहिए कि हम कहें कि तलबा एक जगह से दूसरी जगह जो है जाने के लिए ई बाइक का इस्तेमाल करें। एक और तब्दीली का भी मैं जिक्र करने वाली थी, वो है व्हाट्सएप के हवाले से जो तब्दीलियों की बात की जाए, सबको परेशान कर रखा है। व्हाट्सएप की जानिब से प्राइवेसी पॉलिसी में तब्दीली के ऐलान के बाद सार्फिन ने इसका मुतबादिल तलाश करना शुरू कर दिया है और टेलीग्राम की चांदी हो गया। आपने डाउनलोड किया? नहीं, मैंने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं की। वैसे टेलीग्राम और सिग्नल दोनों की चांदी के, वो टेलीग्राम के डाउनलोड्स ज्यादा हैं। सिर्फ टेलीग्राम के जो सार्फिन है उनमें 2.5 करोड़ का इजाफा हुआ है जब से व्हाट्सएप ने इस पॉलिसी का ऐलान किया। उसके बाद से लोग अब स्विच कर रहे हैं और वो कहते हैं कि अब हम टेलीग्राम यूज़ करेंगे। अच्छा, इस पर भी मीम्स बन रही हैं कि व्हाट्सएप यूज़ करते करते उसने कहा नहीं मैं टेलीग्राम पर बात करूंगा, तो व्हाट्सएप हेडक्वार्टर्स ने यूँ सर पकड़ लिया। ओहो, अच्छा चले जी, बढ़ते हैं आगे। ये तो हमारे टॉप स्टोरीज थी। अपने टॉपिक्स पर बढ़ने से पहले हमारे पास एक खबर है कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम साहब से मुताल्लिक। इनकी मुश्किलात में हुआ इजाफा। FIA ने खातून की शिकायत पर इन्हें अब तलब कर लिया और बाबर आजम ने तस्दीक की है कि उन्हें नोटिस मिल चुका है और अब ज़ाहिर है उनसे पूछगछ होगी कि ये मामला क्या है, क्योंकि संगीन इल्ज़ामात लगे हैं कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम पर। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो थोड़े से मुश्किल में आ गए बाबा, थोड़े से बहुत मुश्किल में आ गए। कम उम्री में उन्होंने जितनी कामयाबियां समेट ली है ना, तो वो कम उम्री में इतनी मुश्किलात भी आ गई। जब हम कम उम्री की बात करते हैं तो पाकिस्तान की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम को हम कैसे भूल सकते हैं। आज उनकी 9वीं बरसी मनाई जा रही है। इस होनहार बच्ची ने मुख्तसर से ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। आयशा अता ने रिपोर्ट तैयार किया लाहौर से, आपको हम दिखाते हैं। नाम की तरह बुलंद सोच की मालिक अरफा करीम, जिसने महज 9 वर्ष की उम्र में IT की दुनिया में तहलका मचा दिया। माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स ने अरफा के साथ खुसूसी तौर पर मुलाकात की। मुख्तसर जिंदगी में कई एजाज़ात अपने नाम किए। सिर्फ 16 साल की उम्र में बिछड़ने वाली ये होनहार बच्ची वालिदैन के दिलों में आज भी जिंदा है। ये अल्लाह ताला ने अगर इस अजीम मकसद के लिए अरफा को चुना और उसके बाद अरफा के लिए मुझे माँ एज अ माँ चुना, तो डेफिनेटली इस मिशन में मेरा भी हाथ है। अरफा के वालिद कहते हैं आज लोग मुझे मेरे नाम से कम, जबकि अरफा के पापा के नाम से ज्यादा जानते हैं। शी इज़ माई ID, उसके जो फ़ख्र है वो नेचुरली उस दुख से बहुत बड़ा है, इसलिए हम उसके फ़ख्र को सेलिब्रेट करते हैं। जब तक जिंदा है उसी को ही एंजॉय करेंगे, उसको लोगों तक पहुँचाएंगे। कहने को तो अरफा को पिछले 9 बरस बीत गए, मगर आज भी ये मुरझाया हुआ फूल खुशबू बनकर दिलो दिमाग पर महक रहा है। दुख्तरे पाकिस्तान जिसके अज़्म के आगे कुछ ना ठहर सका, खुद तो इस जवानी से कूच कर गई मगर अपना नाम हमेशा के लिए जिंदा कर गई। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। बढ़ते हैं आगे। यूं तो ये नया साल है, लेकिन 2020 में अदालतों ने क्या किया? अदालतों ने रिकॉर्ड केसेस निपटाए। लेकिन जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो, जजेस कम हो और जुर्म ज़्यादा हो तो फिर क्या होता है? तो जुर्म के मुकाबले में इंसाफ की रफ्तार हो जाती है सुस्त, और ऐसा ही मामला यहाँ पर भी रहा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मसला प्रोसिक्यूशन टीम्स का होता है, उनकी नाकामी का होता है, या फिर पुलिस का निकम्मापन होता है, इन्वेस्टिगेशनल ऑफिसर का निकम्मापन होता है? जिम्मेदार कौन है कि जुर्म की रफ्तार ज़्यादा और इंसाफ की रफ्तार सुस्त? इरफानुल हक ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। प्रोसिक्यूशन में नाकामी, अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकामी। मगर जब फैसला हुकूमत के खिलाफ आए तो शिकवा किया जाता है कि अदलिया केसेस जल्द नहीं निपटाती। गुज़िश्ता साल कोरोना वबा के बावजूद सिंध की अदालतों ने रिकॉर्ड मुकदमात निपटाए हैं, मगर अवामी मफाद की बात की जाए तो हुकूमती कारकर्दगी ने अदलिया का बड़ा वक्त ज़ाया किया। गुज़िश्ता साल हुकूमती नाअहली की वजह से
अदालतों पर कितने मुकदमात का बोझ बढ़ा है, आइए जायजा लेते हैं। दिन, महीने और साल हर साल गुजर गए। 13 बरस से सिंध में बरसर इक़्तिदार सियासी जमात पीपल्स पार्टी अदलिया पर बोझ क्या कम करती, सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी ने मुकदमात को ज़रब लगा दिया। सूबे भर में फौजदारी या क्रिमिनल केसेस की तादाद खास पर 40,000 थी। साल भर के दौरान 2,20,000 मुकदमात निपटाए गए, मगर इन मुकदमात की तादाद बढ़कर अब 80,000 को पहुंच गई है। जराइम तो जराइम, रोटी, कपड़ा और मकान भी दरकिनार। कराची से थर तक अवाम पानी को तरसते रहे, मगर हुकूमत का आलम ये था कि ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। केसेस हैं वो फास्ट पेस के ऊपर उनके ऊपर फैसला होना चाहिए, कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि जो कानून मजाज अथॉरिटी तय करती है कि कौन सा केस किसके सामने जाएगा, अगर उस चीज़ को भी फॉलो किया जाए तो मैं समझता हूँ हम अपने केसेस की तादाद को कंट्रोल भी कर सकेंगे और केसेस को और बेहतर तरीके से उनका फैसला भी कर पाएंगे। अदलिया की साख पर क्या हरफ आता, इंसाफ की फराहमी के लिए दिन रात एक कर दिया। गुज़िश्ता साल आने वाले 3 लाख मुकदमात में 2,86,247 मुकदमात निपटा दिए, जो एक रिकॉर्ड है। कराची की 2.5 करोड़ की आबादी के लिए मातहत अदालतों में तकरीबन 174 जजेस तैनात हैं। इस तरह 1,44,000 की आबादी पर एक जज तैनात है। साल के आगाज पर सूबे भर की मातहत अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की 94,000 थी। साल भर के दौरान 2,28,000 मुकदमात निपटाए गए और अब इन मुकदमात की तादाद बढ़कर 1,14,000 हो गई है। अदलिया पर मुसलसल बोझ बढ़ता रहा। एक एक काम के लिए बार बार अदालतें लगाना पड़ी, जो खुद वज़ीर आला अदालत में पेश हुए और मजीद मोहलत की इस्तदा करते रहे। जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने ऑर्डर लिखा है कि चीफ मिनिस्टर साहब अपीयर हुए और उन्होंने टाइम मांगा है और हमने उनको 1 महीने का टाइम दे रहे हैं टू सबमिट द रिपोर्ट। कचरे नाले की सफाई, तजावुज़ात का खात्मा, कराची को उसकी असल शक्ल में वापस लाना हो। हत्ता के अदालतों को ये तक बताना पड़ा कि जो अफसरान करप्ट और क्रिमिनल केसेस का सामना कर रहे हैं, कम अज कम उन्हें बरी होने तक तो ओहदों से हटा दो। फौरी इंसाफ चाहिए तो हुकूमत समेत तमाम इदारों को अपनी जिम्मेदारी वक्त पर अदा करना होगी, वरना अदलिया पर मुकदमात का बोझ यूं ही बढ़ता रहेगा। कैमरामैन सनाउल्लाह डायरी के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। तो जनाब, ये तो अदालती मामलात की बात होगी। अब ज़रा तहजीब की, सकाफ़त की, तमद्दुन की बात कर लेते हैं। स्वात माजी में मुख्तलिफ तहजीबों का अमीन रहा है, गढ़ रहा है और आज भी इस खत्ते का सीना हज़ारों साल कदीम सकाफ़तों और तहजीबों से भरा हुआ है। स्वात की तहसील बरीकोट के इलाके निजी ग्राम में खुदाई का काम शुरू हुआ और जनाब, जब खुदाई होती है तो बहुत सारी ऐसी तारीखी चीज़ें मिलती हैं जिन्हें हम खंडर नहीं कह सकते। तारीखी खंडरात सकाफत है ना, हमारा विरसा भी हो सकता है ये, और या फिर ये हमारी पहचान भी हो सकती है कि उस वक्त में क्या इस्तेमाल होता है। लेकिन अब तो खंडर की हालत में है। अच्छा चलो, ये नेगेटिविटी है। खैर, नेगेटिविटी नहीं है, खंडर मींस मतलब वो है, उसकी हालत है, उससे हमें जाहिर है। हम शाहबुद्दीन की रिपोर्ट में देख लेते हैं। ठीक है। ज्यूसन की वादी स्वात मुख्तलिफ तहजीबों की अमीन वादी है और यहाँ पे एक आसार मौजूद है। इस वक्त मैं तहसील बरीकोट के इलाके अब्बासेब चीना में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जो तारीख़ी आसार है वो मौजूद है। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो वो ये आसार हैं जिनको डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से महफूज बनाए जा रहे हैं और यहाँ पे बाकायदा काम शुरू किया गया है। हमारे साथ माहिर आसार कदीमा प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ खान मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि ये जो आसार है, ये जो साइट है, इसकी कितनी अहमियत है। जी सर। ये अब्बासेब चीना में हम खड़े हैं, जिस तरह आपने फरमाया। ये साइट जो है ना, साइज़ के लिहाज से ये पूरे गंदारा वैली में, ख़ासकर स्वात वैली में सबसे बड़ी साइट है, जो तकरीबन जो है ना 1 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर में वाक़ है। और ये जो है ना, ये इसमें तकरीबन हमें 3 स्तूपे मिलते हैं जो बड़े मोनूमेंटल स्तूपेज हैं। इसके अलावा एक असेंबली हॉल है जब इसकी खुदाई होने वाली है, और इसके अलावा यहाँ पे मेडिटेशन सेल रहे हैं, चैपल्स भी है। और यहाँ से उनको जो मिल रहे हैं बड़े अच्छे मटेरियल मिल रहे हैं, जो स्टॉक में भी हैं और ख़ासकर उसके जो फ्रेगमेंट्स हैं मिल रहे हैं, ख़ासकर स्टोन में। और ये इसकी अहमियत ये है कि इसकी जो तारीख़ है हमें बताती हैं। इसके जो ख़ासकर जो आर्किटेक्चर है स्कल्पचर के लिहाज से, इसकी तारीख़ है 1st सेंचुरी AD से लेकर 3rd सेंचुरी AD का इसकी तारीख़ है।
ये कब ये साइट जो है ये दरियाफ्त हुई ही, कौन कौन लोग यहाँ पे आए और इसकी जो तारीख़ी पस मंज़र है सर वो क्या है? ये साइट सबसे पहले 1930 में सर ऑलस्टान ने दरियाफ्त की, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश करवाई है। उन्होंने प्रोफेसर तुची थे जो इटालियन स्कॉलर थे, उन्होंने यहाँ पे 1950-55 से 1956 से लेकर यहाँ पे मुकम्मल सर्वे किया स्वात वैली में, और उनको इनकी बड़ी अहमियत उन्होंने मेंशन किया है। इसके बाद जो है ना इसकी खुदाई जो है ना सबसे पहले यहाँ पे खुदाई हो रही है, और इनकी जो हम शुक्रगुजार है, ख़ासकर जो मौजूदा जो डायरेक्टर है डॉक्टर समत, ख़ासकर जो डायरेक्टर है खैबर पख्तूनख्वा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, उन्होंने इनिशिएटिव ले लिया और रियली वी अप्रिशिएट कि इस साइट को बहुत पहले ही खुदाई होनी चाहिए थी। हमारे साथ फील्ड ऑफिसर मौजूद है साकिब रज़ा। साकिब रज़ा साहब बताएगा कि कितना रकबा है और इस वक्त जो रिस्टोरेशन पर काम शुरू किया गया है तो कौन कौन से ऐसी साइट्स हैं जिन पे खुदाई का काम जारी है, और बताएगा कि कितना रकबा जो है या कितनी ज़मीन जो है वो ख़रीदी गई है। ये डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी खैबर पख्तूनख्वा का इनिशिएटिव है। ये हमने 5 दिसंबर 2020 को यहाँ पे एक्सकवेशन शुरू की है अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर अब्दुल समद साहिब। हमने यहाँ पे एक्सकवेशन शुरू की है इस पर्पस के लिए कि यहाँ पे इस जगह को प्रिज़र्व किया जाए और जो यहाँ पे मटेरियल है वहाँ एक्सकवेट की जाए। यहाँ की जो और स्ट्रक्चर है जो कि इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है, सेंट्रल कॉम्प्लेक्स है, ये जो है वेस्टर्न साइड है, ताकि इन जगह को प्रोटेक्ट किया जाए रिलीजियस पर्पस के लिए, रिलीजियस टूरिज़म के लिए, टॉलरेंस के लिए, पीस के लिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आर्कियोलॉजिकल एस्पेक्ट से। हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे ट्रेन हो रहे हैं। तो कुल रकबा जो है अप्रॉक्सीमेटली 93 कैनाल है, 93 कैनाल ये जगह है जिसमें मतलब ये पूरी जो आप देख रहे हैं। शहाबुद्दीन बहुत शुक्रिया आप साथ मौजूद थे और आसार कदीमा से मुतालिक हमें अपडेट कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे और अपने टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं। ड्रग्स की बात करते हैं कि ड्रग्स का कंट्रोल, इसके लिए हुकूमतें कितनी एक्टिव हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा है कि हुकूमत मनशियात की रोकथाम की कोशिश कर रही है। नशा व अशिया से मुतालिक तरमीमी बिल 2021 की मंजूरी दे दी गई है। कोकेन, आइस और सिंथेटिक ड्रग्स बनाना और इस्तेमाल करना जुर्म करार दिया गया है। हमारे नुमाइंदे संजय साधवानी ने उनसे गुफ्तगू की है, आपको सुनवाते हैं। आइस क्रिस्टल के जो नशे डिफेंस जैसे इलाकों में होते हैं, अब उन पर क्या सज़ा होगी? इससे पहले सज़ा ना होने की वजह से जो ये सप्लायर थे वो गिरफ्तार होने के बाद आज़ाद हो जाते थे और इससे नौजवान नस्ल को नुकसानात हो रहे थे। सर, क्या इसमें आपने सज़ाएँ तजवीज़ की हैं? कब से ये कानून पर अमल दरामद होगा? जी, ये मैं समझता हूँ बहुत ही एक बड़ा फ़ैसला है जो कि आज सिंध असेंबली की कायमा कमेटी ने किया है। नारकोटिक्स लॉ के अंदर ये जो सिंथेटिक और नॉन सिंथेटिक ड्रग्स हैं, जो नए लेटेस्ट ड्रग्स आ गए हैं, उनकी रोकथाम के लिए, क्योंकि हमें लॉ इन्फोर्समेंट मेकनिज़म से दिक्कत ये आती थी कि कोकेन हो, आइस हो, ये जो जदीद नशे की प्रोडक्ट्स हैं, ये चूँकि कानून के अंदर डिफ़ाइंड नहीं थी, तो इसलिए उनको प्रोसिक्यूट करने में, इन्वेस्टिगेट करने में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को मुश्किल आती थी, पुलिस को मुश्किल आती थी। तो हमने पुलिस से मशावरत करने के बाद ये प्रपोज़ल काबीना से मंजूर कराया था और मुझे आज खुशी होती है बताते हुए कि कायमा कमेटी ने उसको मंजूर किया। इंशाअल्लाह जुमे के रोज़ इसको हम सिंध असेंबली से मंजूर करा के गवर्नर साहब को फॉर्मल मंजूरी के लिए भेज देंगे। और मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा संग मील होगा मनशियात के ख़िलाफ़ कार्रवाई के हवाले से। सज़ाएँ क्या होंगी इसमें? बड़ी फाइनेंशियल पेनल्टी भी बहुत बड़ी रखी गई है, चूँकि इसके बड़ा कारोबार वाबस्ता है, तो लोगों को जब तक फाइनेंशियल जुर्माने नहीं होंगे तब तक वो नहीं होगी। और जो बड़े पैमाने पे इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, इसको सप्लाई करते हैं, उनकी उम्र कैद की सज़ा भी इसमें तजवीज़ की गई है। इस्तेमाल करने वालों को भी सज़ाएँ मिलेंगी या फ़रोख्त करने वालों को सज़ाएँ दी? जी, मैन्युफैक्चर करने वाला, सप्लाई करने वाला, ट्रांसपोर्ट करने वाला, उसको अपने पास रखने वाला और इस्तेमाल करने वाला हर शख्स सज़ा का मुर्तकिब होगा। लेकिन संगीनी को हमने बाइफरकेट किया है। जो शख्स मैन्युफैक्चर करता है, जो शख्स सप्लाई करता है, जो शख्स पोजेस करता है बड़े पैमाने पे, उसकी बड़ी सज़ा है, और जो शख्स छोटी क्वांटिटी में इस्तेमाल करता है उसकी सज़ा इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन सज़ा तजवीज़ की गई है। आइस और दीगर जो नशा और अशिया हैं इस्तेमाल करने वाले, वो अब होशियार हो जाएँ, क्योंकि अब उनके लिए कानून बन गया है, सख्त सज़ाएँ उन्हें मिलेंगी। जी, कानून बन चुका है, सजाएं सख्त होंगी। संजय, आपने मुर्तज़ा वहाब साहब से गुफ्तगू की, बेहद शुक्रिया। बढ़ते हैं इसी टॉपिक पर आगे। कराची में नया नशा नौजवान नस्ल के बिगाड़ का बाइस बन रहा है। चर्स, हीरोइन,
आइस यानी क्रिस्टल मेथ, और इसके बाद अब एक नया नशा कैफीन पाउडर ये इस्तेमाल हो रहा है। इस रुझान को कम करने के लिए क्या करना होगा, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं उज़्मा सदाकत साहिबा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आप बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। उज़्मा साहिबा, ये नशा ज़्यादातर हम देखते हैं यूथ में है, नौजवान लड़के लड़कियां नशा शुरू करते हैं। आपके ख्याल में वजह क्या है? जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें क्या सामने है, वजह क्या होती है? क्या ये उनकी पर्सनैलिटी के अंदर होता है, क्या उसकी अवेलेबिलिटी होती है, क्या कोई और साइकोलॉजिकल इशू होता है जिसकी वजह से नौजवान इस तरफ चले जाते हैं? उज़्मा साहिब, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, देखिए, नशा शुरू करने के कई रीजंस हो सकते हैं, जिसमें नौजवान नस्ल के अंदर हमें क्यूरोसिटी जो है वो बड़ा अहम नुक्ता उसके अंदर है कि आउट ऑफ क्यूरोसिटी लोग जो है वो नशा शुरू करने की तरफ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज ऐसे हैं, जैसे मूड डिसऑर्डर है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से लोग जो है वो नशे को शुरू करते हैं अपनी उन थॉट्स को कम करने के लिए, जो कि उस खास मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के साथ एसोसिएटेड होती हैं। बहरहाल वजह कोई भी हो, असल नुक्ता ये है कि जब कोई नशा करता है तो फिर नशा उसके साथ क्या करता है, ये वो अहम नुक्ता है जो कि अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। बहुत सारे नौजवान किसी भी वजह से नशा शुरू करें, लेकिन ग्रेजुअली वो नशे की दलदल में धंसना शुरू हो जाते हैं। फिर उनके लिए उसमें से बगैर किसी हेल्प के निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स, या अगर हम अपनी सोसाइटी में भी देखें तो इस चीज़ को इतना अंडरस्टैंड नहीं किया जाता। यहाँ पे हमें ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है कि जब भी कोई नशा करता है तो वो उसे खुद से छोड़ नहीं पाता। आमतौर पर ऐसे बच्चों को जो कि नशा करने वाले हैं उन्हें बुरा कंसिडर किया जाता है, और ये अंडरस्टैंड किया जाता है कि शायद वो कंट्रोल करके नहीं कर पा रहे, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है उनसे, उन्हें अपनी मॉरल्स या एथिकल वैल्यूज जो है उनका एहसास नहीं है, इस वजह से वो नशा कर रहे हैं। जबकि समझने की बात यह है कि नशा करने वाले लोग जो हैं वो ड्रग एडिक्शन का शिकार होते हैं, जो कि एक फिजिकल मर्ज है जिसकी वजह से नशा छोड़ना उनके लिए मुमकिन नहीं रहता जब तक कि वो ड्रग एडिक्शन के इलाज की तरफ ना जाए। अच्छा, तो उज़्मा साहिबा, जब हम नौजवान नस्ल की बात करते हैं तो जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के बच्चे बच्चियां होते हैं वो इस चीज़ का ज़्यादा शिकार हमें नज़र आता है। तो प्लीज़ बताएगा किस उम्र के बच्चों में ये चीज़ पाई जाती है, या आपके पास जब केसेस आते हैं, जो आपकी रिसर्च है वो क्या बताती है कि किस एज के बच्चे ज़्यादा मुतासिर होते हैं या इस चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं? अच्छा, आज से कोई 10 साल पहले जो हमारे यहाँ ज़्यादा पेशेंट्स आते थे वो आमतौर पे 30 साल से ऊपर के लोग होते थे, लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर हमें ये रुझान नज़र आता है कि अब 13 साल के बच्चे जो हैं वो भी ड्रग एडिक्शन के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल्स के अंदर आते हैं। 14 साल के बच्चे आते हैं, 15 साल के बच्चे आते हैं। सो ग्रेजुअली जो है ये अर्ली एज के अंदर नशे का आगाज़ जो है वो अब बच्चों ने करना शुरू कर दिया है। और ख़ास तौर पर जो हाई स्कूल्स हैं उनके अंदर कैनबिस का रुझान जो है, यानी चर्च का रुझान आपको काफी कॉमन मिलेगा। कोकेन का इस्तेमाल, इसके अलावा अल्कोहल, बियर और आइस के नशे का रुझान भी अब ग्रेजुअली जो है वो हमारे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। जी, अच्छा उज़्मा साहिबा, ये फरमाएगा ये एक नया नशा कैफीन पाउडर है, प्योर कैफीन, इससे मुतालिक प्लीज बताइएगा कि क्या पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया? अभी मैं चेक कर रहा था तो मुझे मालूम हुआ कि पाकिस्तान की बहुत सी ऑनलाइन वेबसाइट्स पर ये तो अवेलेबल है। अच्छा, पाकिस्तान में जहां तक हम कोकेन के नशे की बात करते हैं तो ये तकरीबन कोई 2000 वाइल के अंदर पाकिस्तान में इसकी आमद जो है वो उज़्मा साहिबा, मैं कैफीन की बात कर रहा हूँ, प्योर कैफीन पाउडर। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो अभी लेटेस्ट नशे हमें नजर आते हैं उनके अंदर पाउडर कोकेन जो है उसका इस्तेमाल, और उसके बाद आइस का जो रुझान है वो हमें काफी कॉमन जो है वो नजर आता है। अच्छा उज़्मा साहिबा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन और भी है, वो ये कि ख़वातीन की तादाद भी काफ़ी बड़ी है। तो ख़वातीन में नशा करने का रुझान किस चीज़ की वजह से है? डिप्रेशन या कोई और वजह है, या सोसाइटी का प्रेशर? आप क्या समझती हैं? अच्छा, नशा करने के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हमें नज़र आता है कि जैसे कोई अगर चर्च इस्तेमाल कर रहा है, शराब का इस्तेमाल है, कोकेन या आइस का इस्तेमाल है, तो ये नशा है। ख़वातीन के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो बेंजोडाइज़ेपीन की एडिक्शन के अंदर मुब्तला है। बेंजोडाइज़ेपीन जो है ये आपको ओवर द काउंटर मेडिकेशन जो है वैलियम की फॉर्म में, रिलैक्सेंट की फॉर्म में मिलती हैं, या फिर बाजू का डॉक्टर्स जो हैं वो इन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं। पेशेंट्स जो हैं जब उन्हें इससे अफाका मिलता है, नींद भी आती है शुरू में और उसके साथ साथ कुछ मज़ा भी आता है
है तो ख़वातीन जो हैं वो इसको कंटिन्यूटी के अंदर रखती हैं। ख़वातीन में काफ़ी बड़ा जो एक मार्जिन है वो ऐसी ख़वातीन का है जो कि बेंजोडाइज़ेपिन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर हमें बाकी लड़कों की तरह बहुत सारे जो दूसरे नशे हैं, जो इलिसिट ड्रग्स हैं, उनका इस्तेमाल जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है। नौजवान नस्ल में चाहे लड़कियां हैं या लड़के हैं, वजूहात उनकी क्यूरोसिटी ही है, मूड इश्यूज़ हैं जो कि अब नौजवानों के अंदर हमें ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आते हैं ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप, क्योंकि बच्चे सोते ज़्यादा नहीं हैं। सो इवेंचुअली उनके अंदर मूड के मसाइल जो है वो हमें नज़र आते हैं। सो ये मिली जुली चीज़ें हैं कि इनकी वजह से, यानी नशा शुरू करने के गेटवेज बहुत ज़्यादा हैं। वजह कोई भी हो, लेकिन असल बात यह है कि जब कोई ड्रग एडिक्शन की तरफ जाता है तो फिर उसके साथ क्या होना चाहिए। अच्छा, इस पर भी आएंगे, लेकिन एक बात और बता दें कि जब हम बात कर रहे हैं नशे के इस्तेमाल की, पाकिस्तान में लड़के ज़्यादा अब इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका ग्राफ तेज़ी से ऊपर जा रहा है, या कि लड़कियों का ग्राफ हम ऊपर ज़्यादा देख रहे हैं, स्पेशली सिंथेटिक ड्रग्स में? जब पाकिस्तान में जो लड़के हैं ये तो तकरीबन कोई 1970s से नशा जो है पाकिस्तान में जब से आना शुरू हुआ तो हमें नज़र आता है कि मर्दों का रुझान जो है वो शुरू में इसकी तरफ ज़्यादा था, लेकिन अब हमें नज़र आता है पिछले कोई 10-15 सालों में कि ख़वातीन भी इसके अंदर उसी शदोमत से शामिल हैं जैसे कि मर्द जो हैं वो इस नशे को करते हुए हमें नज़र आते हैं। सो अब ख़वातीन भी बाज़ुकात हमारे ट्रीटमेंट सेंटर्स के अंदर 50% ख़वातीन भी मौजूद होती हैं। सो इसमें मिला जुला हमें रुझान नज़र आता है कि अब ख़वातीन भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में जो हैं वो नशा इस्तेमाल करने की तरफ जा रही हैं, और ख़ास तौर पे इनमें कॉलेजेस, स्कूल्स और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आती हैं। अच्छा, उस्मा साहबा ये बताएगा कि जब हम देख रहे हैं कि लड़के बहुत पहले से कर रहे थे लेकिन अब लड़कियां भी कर रही हैं, लेकिन ये समझाना, ये बताना कि नशा गलत है, अब रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाना, विलिंगनेस किसकी हमें ज़्यादा नज़र आती है कि वो वाकई नशा छोड़ना चाहता या चाहती है, लड़के या कि लड़कियां? अच्छा, कोई भी नशा छोड़ना नहीं चाहता। जब हम ड्रग एडिक्शन की बात करते हैं तो एक्चुअली एक तो हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये जब ड्रग एडिक्शन हो जाती है किसी को तो ये कोई बुरी बात नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी को डायबिटीज हो जाती है तो ये कोई बुरी बात नहीं होती, ये एक मर्ज है जिसका के इलाज करना जरूरी है। जब हम मोटिवेशन का जिक्र करते हैं कि किन लोगों के अंदर मोटिवेशन हमें ज्यादा नजर आती है, तो कोई भी शख्स जो ड्रग एडिक्शन का शिकार होता है उसके लिए नशा छोड़ना जिंदगी मौत का मसला है। सो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो अपने आप को किसी क्राइसिस की सिचुएशन के अंदर लेकर जाए। सो उसकी पहली चॉइस ये होती है कि कैसे वो नशे के साथ अपनी जिंदगी को फंक्शनल बनाने की तरफ जा सकता है। जबकि हमारे पास जब रिहैब में लोग आते हैं तो उनमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो फैमिली मेंबर्स उन्हें लेकर आते हैं या फिर हमारी टीम्स जो हैं वो उन्हें लेकर आती हैं। यानी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल फैमिली मेंबर का होता है। बिल्कुल 70% जो है वो फैमिली मेंबर्स अगर अपने पेशेंट से घर पे बातचीत करें और ख़ास तौर पर अगर किसी प्रोफेशनल की मदद से सीख कर बातचीत करें तो वो अपने पेशेंट को कामयाबी के साथ किसी ना किसी इलाजगाह तक लेकर जा सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो ड्रग रिलेटेड क्राइम है, मतलब जो कि आप एक अच्छे खास इंसान को क्रिमिनल बना देती कि नशे के बाद जो वो जिस हालत में होता है उसके बाद जो क्राइम करता है, उसकी रेशो भी क्या बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में गुज़श्ता जो साल है अगर उसकी निस्बत हम देखें तो? देखिए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है क्योंकि नशे कोई सस्ते नहीं होते और ख़ास तौर पे जब कोई इस मर्ज इसको लाहक हो जाता है ड्रग एडिक्शन का तो उसको ज़्यादा मिकदार में हर रोज़ नशों की ज़रूरत रहती है। चूँकि इतने पैसे घर वाले देते नहीं हैं, सो ज़्यादातर लोग जो हैं वो जो नशा इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो उसको बेचने के प्रोसेस में भी शामिल होना शुरू हो जाते हैं ताकि वो कुछ ना कुछ पैसे वहाँ से कमा सके और अपना नशा जो है वो उसके साथ साथ पूरा कर सके। सो ये दोनों हैंड्स इन हैंड्स जाती हैं कि जो भी लोग आपको नशा करते हुए नजर आते हैं उसमें से मेजॉरिटी जो है वो ऐसे लोगों की भी शामिल हो जाती है जिसमें लोग जो है वो पुशर भी बन जाते हैं और वो अपने स्कूल कॉलेजेस के अंदर नशा बेच भी रहे होते हैं ताकि वो अपने नशे पानी को जारी रख सकें। एक बात बता दें, क्या ऐसी कोई स्टडी है कि पाकिस्तान में ये स्पेसिफिक इलाका या ये शहर है जहां पर सबसे ज्यादा नशा इस वक्त हो रहा है, हॉटस्पॉट ऑफ ड्रग्स? अच्छा, अब मेरा ख्याल है कि अब पूरे पाकिस्तान में खास तौर पे जब हम बहुत अर्ली अवाइल की बात करते हैं 1970s की, तो हमें नजर आता था कि अच्छा अफगानिस्तान से जो ड्रग्स निकलते हैं तो वो पाकिस्तान में से गुजरते हुए दूसरे ममालिक तक सप्लाई किए जाते हैं। सो आपको अफगानिस्तान के बाद के जितने इलाके हैं वहाँ पे ड्रग का रुझान जो है वो ज्यादा नजर आएगा। फिर उससे आप नीचे आ जाएं, आप फिर कराची की तरफ चले जाएं तो इन सारे इलाकों में आपको नशों का रुझान ज्यादा नजर आता है। लेकिन जितने भी
बाकी इलाके हैं जो कि थोड़े बड़े शहरों से दूर दराज हैं, वहाँ पे भी नशा अब उतनी ही आसानी से दस्तयाब है जितना कि बॉर्डर के पास पहले। ठीक है, तो ये जो दस्तयाबी है इसको भी देखना होगा। बड़ी अलार्मिंग, यस, दिस इज अनफॉर्चुनेट एंड दिस इज अलार्मिंग। किसी भी गांव देहात में है, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है। सिटी के अंदर है तो वहाँ पे भी नशा आपको इजीली। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप सब थी। और ये बड़ा आपने दुरुस्त कहा कि एक तो ये अलार्मिंग है कि नशा हर शहर में इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी बात ये, सख्त कवानीन के साथ साथ जो लोग ऑलरेडी एडिक्टेड हैं उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में ले जाना बहुत ज़रूरी है। और उसमें अहम तरीन रोल उस ड्रग एडिक्टेड के नियर वंस का या होता है, पेरेंट्स का, या जिनके दोस्त हैं। अगर दोस्त इस लत में मुब्तला नहीं करे तो फिर दोस्त भी किरदार अदा कर सकते। बिल्कुल जी। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, तो ब्रेक से वापस आएंगे तो रास्त जो डिजिटल पेमेंट मेथड लॉन्च किया गया है पाकिस्तान में, उससे मुतालिक बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब जरा आवाम की आसानियों की बात कर लेते हैं। मुल्क को नकद रकूम से डिजिटल मईशत की तरफ ले जाने के लिए हुकूमत ने काम शुरू कर दिया है। नए निज़ाम रास्त के तहत कैश पर इन्हिसार ख़त्म होने की वजह से करप्शन की लाइफ लाइन भी ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत की अदायगियाँ जैसे कि एहसास प्रोग्राम की अदायगी, पेंशन की अदायगी वगैरह बैंक में आए बगैर बराह रास्त सारिफ के अकाउंट में मुंतकिल हो जाएगी। हर पाकिस्तानी के लिए पैसे का लेन देन आसान हो जाएगा। और अभी इसका पहला फेज़ है जिसमें स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड कंपनी से शेयर होल्डर्स को मुनाफा फौरी तौर पर मुंतकिल किया जाएगा। एक और अहम बात यह है कि इसमें 14 हिस्सों वाला बैंक अकाउंट इस्तेमाल नहीं होगा जनाब, बल्कि मोबाइल फ़ोन के नंबर के जरिए अदायगियाँ हो सकेंगी। इसी पर बात करेंगे डायरेक्टर पेमेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सुहेल जवाद साहब ने हमें ज्वाइन किया। सुहेल साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत शुक्रिया मधु करने की। सर प्लीज थोड़ा सा आसान करके समझा दें कि ऑलरेडी जो सिस्टम जिसके तहत हम लोग पेमेंट्स करते हैं, वी हैव बैंक अकाउंट्स और हम उसके जरिए पेमेंट्स कर रहे होते हैं, हम फोन बैंकिंग भी कर रहे होते हैं इस सिस्टम से। यस, इजी पैसा भी कर रहे होते हैं। इस पेमेंट सिस्टम से क्या आसानी होगी? देखिए, इससे आसानियां ही आसानियां होंगी। अच्छा। क्योंकि जो अभी आप सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको एक बहुत महदूद तबका इस्तेमाल करता है। ये वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो पढ़े लिखे हैं बहुत ज़्यादा, जिन्हें पता है कि इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है। और उसमें जब आप इजी पैसा और ये सारी वॉलेट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आप इजी पैसा टू इजी पैसा ही ट्रांसफ़र कर पा रहे होते हैं या जैज़ कैश टू जैज़ कैश ही ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। अगर आपको एक इस तरह का ट्रांसफ़र करना है कि बोथ सेंडर और रिसीवर का अकाउंट किसी भी बैंक में किसी भी इदारे में हो, तो उस तरह का निज़ाम अभी फिलहाल हमारे पास आसान निज़ाम नहीं है। ठीक, बिल्कुल। और अगर उसको जी सुहेल साहब प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी, और अगर उसको आप चाहते हैं कि मोबाइल फोन के थ्रू ट्रांसफर कर सकें तो वो निज़ाम भी अभी हमारे पास नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि रकम की फौरी अदायगी हो और फौरन वसूली हो तो वो निज़ाम भी अभी नहीं है। अगर आप दुकानदार के पास जाते हैं और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना कार्ड इस्तेमाल करते हैं या इजी पैसा इस्तेमाल करते हैं तो दुकानदार को दूसरे या तीसरे दिन रकम मिलती। तो ये सारी फ्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए रास्त को मुतारुफ कराया जा रहा है। और रास्त का जो सिस्टम है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि सेंडर की जो रकम है वो रिसीवर को उसी वक्त 30 सेकंड के अंदर उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए ताकि वो उसको आगे इस्तेमाल कर। अच्छा सुहेल साहब, एक ज़रा चीज़ मुझे समझा दें। जब हम इजी पैसा की बात करते हैं तो उसमें भी तो ऐसा ही होता है ना कि आप इजी पैसा कर रहे हैं अगर किसी को पैसे तो वो फ़ौरन से उसको मिल जाते हैं, मोबाइल पे मैसेज भी आ जाता है। जी बिल्कुल, इजी पैसा भी है लेकिन वो अभी बहुत महदूद अंदाज में इस्तेमाल हो रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अमूमन आप इजी पैसा से इजी पैसा के वॉलेट में ही पैसे, यानी इससे होगा ये कि इसको हम कहते हैं, इससे हम ये समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इजी पैसा से आपने भेजे जायज़ कैश में चले गए फौरन। तो अब जो सिस्टम लाया जा रहा है कि अगर आप अपने मोबाइल फोन से इजी पैसा से जायज कैश को ट्रांसफर करेंगे तो उसी वक्त पल भर में वो रकम जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी रिसीवर के अकाउंट। अच्छा सर, जो पहला अकाउंट्स को लिंक कर रहे हैं। ठीक, जो पहला फेज है स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड कंपनी से शेयर होल्डर्स को मुनाफा फौरी तौर पर मुंतकिल हो जाएगा, यानी पहले इसमें डिले होता था सर? देखिए, उसमें 3-4 दिन लग जाते थे, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आती थी, हमें बहुत शिकायत थी कि जो खास तौर पे छोटे इन्वेस्टर्स थे जब उनके अकाउंट में क्रेडिट आता था तो उन्हें पता ही नहीं चलता था कि किस चीज का क्रेडिट आया। ठीक, तो वो सारी फ्रिक्शन हमने खत्म की है। और इनफैक्ट मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जो पहला फेज है हमारा, ये बल्क पेमेंट्स का है। इसमें अभी तो हमने ऑन की है सीडीसी की ट्रांसफर्स, जो हमारी इन्वेस्टर्स की जो डिविडेंड पेमेंट्स है। इंशाल्लाह अब हम गवर्नमेंट की तनख्वाहों को एजीपीआर के साथ मिलकर जल्दी इस पे ऑन करने वाले हैं। बीआईएसपी की पेमेंट्स हैं, एहसास की, वो ऑन हो जाएंगी।
और ये बल्क की ट्रांसफर जो हैं ये पहले मरहले में हम इसको इनेबल करते हैं। सर पेंशनर्स, उनके लिए इसमें क्या आसानी है? पेंशनर्स की जो पेंशन है वो उनके अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट हो सकेगी और वो जब चाहे अपनी मर्जी से उसको निकालें या सेव करें, ये उनके हाथ में। अच्छा सुहेल साहब, एक और भी चीज़ है, हमारे बहुत सारे शहरी ऐसे हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है और उन्हें डिजिटल या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना नहीं आता, उनके लिए क्या आसानी फिर लाई जा रही है? जैसे अगर वो पेंशन होल्डर्स हैं तो फिर वो किस तरह से इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकेंगे? जी, उसके लिए हम जो इंतज़ाम करने जा रहे हैं कि हम बैंकों में और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं हम उनको इस बात की पे आमादा कर रहे हैं कि वो ऐसे बुजुर्ग और सीनियर शहरियों के लिए आसानियाँ और असिस्टेड बैंकिंग का निज़ाम मुतारफ़ कराएं, जिसका मतलब है कि अगर उन्हें किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है तो वो वहाँ पर उनको दी जा सके। आपको शायद याद हो कि जब ये कोविड का मसला शुरू हुआ था उस वक्त हमने कुछ काफ़ी सर्कुलर्स स्टेट बैंक ने किए थे, तो एक हिदायत हमने बैंक को ये भी दी थी कि अगर कोई किसी बैंक के नुमाइंदे को अगर बुलाना चाहे अपने घर पर और उससे कोई मदद देना चाहे, कोई सारिफ, तो वो भी किया जा सकता है। ठीक तो सर, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप देखें। जी बिल्कुल, आप बात भी मुकम्मल कीजिए सर, और मुझे ये बता दें कि जो कहा गया कि इससे करप्शन की लाइफलाइन खत्म होगी, हाउ कम सर? देखिए, कैश तो बुनियादी तौर पर कैश का इस्तेमाल ही अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में होता है। जो डिजिटल ट्रांसफर या डिजिटल ट्रांजैक्शन जो भी शख्स करता है वो अपने आप को फॉर्मल इकोनॉमी के धारे में ला रहा हो, और इसीलिए आप देखें कि कैश को तरजीह वही लोग दे रहे होते हैं जो टैक्स नहीं देना चाहते या फॉर्मल सिस्टम से बाहर रहना चाहते। तो एक बार हम आसानियां पैदा करेंगे और हम सार्फिन को इस पर लाने पर मजबूर कर देंगे अपनी ट्रांजैक्शंस रास के निज़ाम पर, तो आप खुद देखेंगे कि करप्शन में इंशाअल्लाह ताला कमी होनी शुरू होगी। अच्छा सर, एक बात और बता दें, 2 रोज़ पहले जो वाक़या रिपोर्ट हुआ लाहौर से हैकिंग का, मैं उससे बारे में भी जानना चाह रहा हूँ कि रास्त का सिस्टम और इस तरह अकाउंट्स में पैसे, सर बहुत से ऐसे लोग जिनको इतना सिस्टम का समझ भी नहीं आएगा, क्या ये ख़तरा उनके लिए रहेगा? बिकॉज ज़ाहिर है लोगों के लाखों रुपए इस तरीके से गए हैं, क्या ये ख़तरा तो नहीं रहेगा? नहीं, देखिए, इसको हमने बहुत ज़्यादा मुस्तहकम बनाया है। इसकी IT सिक्योरिटी और इसकी साइबर सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है। बल्कि रास्त जैसे निज़ाम जब बनाए जाते हैं तो उनकी एक बड़ा जो उनकी डिप्लॉयमेंट का हिस्सा होता है वो सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। तो रास्त को हमने काफ़ी इसको महफूज रखा है और वक्तन फ़वक्तन हम इसमें इजाफा भी करते रहेंगे। आपको मालूम है कि हैकर्स जो हैं वो हर दिन एक नई कोई टेक्नोलॉजी लेकर आ जाते हैं, तो इंशाल्लाह हम उसका तोड़ करते रहेंगे, उसका एक सेपरेट प्रोग्राम हम चला रहे हैं। अच्छा सर, ये बता दें कि अभी भी बहुत से लोग हैं जो कि कन्वेंशनल बैंकिंग की तरफ जाते तो हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि पूरे एतमाद नहीं नजर आते, पूरे एतमाद नजर नहीं आते, वो ATM यूज नहीं करते, वो चाहते हैं कि चेक के जरिए पैसे निकलवाएं। ट्रस्ट डेफिसिट तो है, इसको कैसे ओवरकम किया जा रहा है? देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट की सबसे बड़ी वजह जो है ना वो होती है आगाही का ना होना। जब लोगों को अवेयरनेस ना हो तो वो डरते हैं, कोई भी चीज़ हो, कोई भी नई चीज़ हो, उससे वो डरते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में देखें कि बहुत सारे लोग, दुकानदार और गवर्नमेंट के इदारे अब आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जैसे जैसे लोग इस सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे उनका ट्रस्ट भी इंशाल्लाह बढ़ेगा। इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक और चीज़ बताएं, जो बैरून मुल्क लोग रहते हैं, जो पाकिस्तानी हैं, वो भी बाहर बैठकर इस ऐप का हिस्सा बन सकते हैं? देखिए, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए हमने जो स्कीम मुतारुफ कराई है रोशन डिजिटल अकाउंट, आपने इसके बारे में नहीं होगा। रोशन डिजिटल अकाउंट जब वो बाहर के हमारे जो NRPs हैं वो खोलते हैं तो उनको खुद ब खुद एक्सेस मिल जाती है अपने अकाउंट्स के थ्रू पाकिस्तानी पेमेंट सिस्टम। तो अब इसका तरीक़ाकार ये होगा कि जो बैंक्स हैं या ई-मनी के प्रोवाइडर्स हैं या दूसरे प्रोवाइडर्स हैं वो अपनी एप्स में रास्त का ऑप्शन आहिस्ता आहिस्ता ऑन करना। ये रास्त का एक प्रोग्राम है जो हम करेंगे, तो उस ऑप्शन के थ्रू बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को खुद ब खुद रसाई हो जाएगी रास्त। सर लेकिन अगेन आई आस्क, वो जो एंटी ट्रस्ट है यानी ट्रस्ट डेफिसिट है डिजिटल पेमेंट्स को लेकर, NFC पेमेंट्स को लेकर, वो कैसे टैकल होगा सर? देखिए, वो टैकल इसी तरह से होगा, 2 बातों से। एक तो हम सार्फिन को इस बात की कंफर्मेशन दें कि उनका पैसा महफूज है। और अगर खुदा ना खास्ता उनके साथ कुछ हो भी जाता है, क्योंकि हैकिंग आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए एक लायबिलिटी अरेंजमेंट होता है जिसके तहत जो उनके इदारे होते हैं वो इस बात के जिम्मेदार होते हैं कि अगर किसी की हैकिंग हुई है तो उसका नुकसान होगा। तो उसके साथ जब हम आगे जाएंगे और आप देखें अब पाकिस्तान में, सॉरी मैं थोड़ी सी बात प्लीज कि जब आप देखेंगे कि इस वक्त भी आप पाकिस्तान में जो ई-कॉमर्स की हमारी ट्रांजेक्शन है
पर हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स लगा दिए हैं, 3D सिक्योर जैसे स्टैंडर्ड। हमारी कार्ड के ऊपर हमने EMV को पूरा कंप्लाई कर दिया है, जो एक बहुत ही ज्यादा मुस्तहकम एक स्टैंडर्ड है सिक्योरिटी का। तो हम सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स को लगा रहे हैं, और ये जो रास्त का निजाम बना है, ये बना ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर। तो इंशाल्लाह उसको जब इस्तेमाल करेंगे तो दुनिया का ट्रस्ट आएगा हमारे। क्या रास्त के बाद टैक्स नेट में ज्यादा लोग आ पाएंगे सर, ऐसा होगा? देखिए, जो रास्त के थ्रू ट्रांजैक्शन करेगा या फॉर दैट मैटर किसी भी फॉर्मल चैनल से ट्रांजैक्शन करता है, चाहे वो इवन चेक ही क्यों ना हो या कोई और निजाम क्यों ना हो, वो खुद ब खुद एक फॉर्मल सिस्टम में आ जाता है। और जो लोग डिजिटल को इस्तेमाल करते ही वो लोग हैं जो कि टैक्स पेयर्स होते हैं। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज बताएगा कि वो लोग जो बैंकिंग के निजाम से बाहर हैं, तो उनके लिए क्या होगा फिर? यानी उनका अकाउंट बनाया जाएगा या फिर उनके लिए कुछ अलग से सोचा है? जी, रास्त के निज़ाम को हमने डिज़ाइन इस तरह किया है कि एक तो ये इस्तेमाल करने में बहुत आसान हो। जैसे आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया कि अभी आपको अगर किसी को रकम भेजनी हो तो आपको बड़े IBAN या अकाउंट नंबर याद रखने होते हैं। तो हम इंशाल्लाह ये फैसिलिटी इसमें अब देंगे गोइंग फॉरवर्ड कि अपने फ़ोन नंबर पर आप किसी को पैसे, तो आसानी एक तो इस्तेमाल की होगी। दूसरा ये है कि जो लोग जो बैंकिंग के निज़ाम का हिस्सा नहीं है, उनको इस बात की अब तरगीब दी जा रही है कि वो अपने अकाउंट्स खोलें या वॉलेट्स खोलें। बहुत सारे प्रोवाइडर्स आ गए हैं, तो वो अपने वॉलेट्स भी खोल सकते हैं और उसके थ्रू भी उनको वो कनेक्ट करेंगे। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इस निज़ाम का हिस्सा बनाने के लिए हम सबको मिलकर बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, और इसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होगा, जो लोगों में इस बात की आगाही पैदा करे, उनकी एजुकेट करे कि कैसे वो अपने अकाउंट्स खोल सकते हैं और किस तरह से उनको इस्तेमाल। जी सर, ये बता दें कि ओवरसीज पाकिस्तानीज वो इस्तेमाल कर सकेंगे, और जो पाकिस्तान में रहने वाले सीनियर सिटीजन्स हैं, क्या वो इस्तेमाल कर सकेंगे? देखिए, ये रास्त के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान का हर शहरी, चाहे वो कहीं भी रहता हो, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी रोशन डिजिटल अकाउंट्स के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। सीनियर जो हमारे शहरी हैं और खवातीन हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी आसानी है ना, उनको मूवमेंट में जरा मुश्किल होती है या वो घर से बाहर निकलना करो, वो तो उन्हीं के लिए निज़ाम समझने के लाया जा रहा है। ठीक सर, ये बता दें इस टॉपिक से हटकर क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इससे मुताल्लिक यानी डिजिटल करेंसी माइनिंग, इसकी लीगैलिटी से मुताल्लिक स्टेट बैंक क्या सोच रहा है? इसको लेकर स्टेट बैंक क्या राय रखता है? देखिए, इसके हवाले से ऑलरेडी सिंध हाई कोर्ट में एक पिटीशन सुनी जा रही है और हमने वहाँ पर अपना मुकम्मल जवाब दिया है। लेकिन मैं आपको फिर भी एक राय हमारी दे दूं कि हमने अपना जो सर्कुलर किया था और हमने आवाम के लिए एक एडवाइजरी इशू की थी। हमारे ख्याल में करेंसी जो है उसकी कोई अभी बुनियाद नहीं है, उसका कोई इशूअर का हमें पता नहीं कि कौन सा इस्तेमाल करा। हमें ये भी नहीं पता कि बिटकॉइन अगर 40,000 का हुआ तो क्यों हुआ और अगले ही दिन 29,000 का हो गया तो उसकी क्या वजह है। तो इसमें वोलेटिलिटी बहुत है, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि आवाम इसमें जाएं, आम आदमी जाए और अपनी, हमारे मुल्क में लोगों की बड़ी मेहनत से और हक हलाल की कमाई होती है, उस कमाई को इस तरह के कामों में इस्तेमाल करें। और ना ही हम अपने ये चाहेंगे कि हमारे रेगुलेटेड जो इदारे हैं वो इसको इस्तेमाल करें। क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में लीगल टेंडर नहीं है, लीगल टेंडर गवर्नमेंट की इशूड करेंसी सर होगी भी नहीं आगे चलकर इन फ्यूचर। देखिए, अभी तो उसका दुनिया में कहीं भी इसको लीगल टेंडर जो है वो नहीं तस्लीम किया गया है और इसके कवानीन बनाने पर बात हो रही है। पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा हुकूमत भी कोशिश कर रही है और हम भी उस पर काम कर रहे हैं। तो अब आगे क्या होगा ये तो अब वक्त ही आपको बताएं। अच्छा सोहेल साहब, एक और चीज़ ज़रा समझाएगा। आपने कहा कि बड़ा आसान है कि मोबाइल नंबर से मोबाइल नंबर पे पैसे ट्रांसफ़र इजीली हो जाएंगे, तो अक्सर ऐसा होता है कि मोबाइल नंबर गलत एंटर किया जाता है, क्योंकि ये 2 दफ़ा हो चुका है पर्सनली मेरे साथ। तो आप फिर कॉल करते हो, रिक्वेस्ट कर देते कि पैसे आप वापस ट्रांसफ़र कर दें। जब बैंक अकाउंट होता है तो ये थोड़ा आसान हो जाता है कि आपका वो बता देते कि अकाउंट नंबर आपने गलत लिखा हुआ है। इसमें भी कितनी आसानी है? देखिए, रास्त में जो एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है अभी मौजूदा निज़ाम के मुकाबले में, जब आप किसी को पेमेंट भेजेंगे तो उसकी अथेंटिकेशन पहले सिस्टम करता है। यानी जब पेमेंट जाएगी तो आपका बैंक चेक करेगा कि ये आप ही का मोबाइल नंबर है या आप ही का अकाउंट है। अगर नहीं है तो वो उस ट्रांजेक्शन को ही नहीं होने देगा, वहीं रोक देगा। और अगर ये इन्फॉर्मेशन ठीक होगी तो ये ट्रांजेक्शन करेगा। तो उसको हमने इस तरह से इसमें अकाउंट फॉर। ठीक, मैं सर दोबारा से बस एक कमेंट उस पर चाह रहा था क्रिप्टो एंड बिटकॉइन से मुतालिक। सर उसको लेकर ये कहा जाता है कि ईजी एस्केप है और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक भी बहुत ज़्यादा उसको लिंक किया जाता है। सर इज दिस द केस? जी बिल्कुल। हमने जब अपनी एडवाइजरी इशू की थी उससे पहले स्टेट बैंक ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी। हमारे स्पेशल यूनिट्स हैं जो इस पर काम करते हैं और हमने दूसरे हुकूमती इदारों के साथ भी मिलकर इस पर काम किया था।
इसमें हमें एक तो ये पता नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी कहाँ से हो रही है, कौन इसको चला रहा है। दूसरा, इसको मनी लॉन्ड्रिंग में और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वगैरह में, ड्रग्स में इस्तेमाल कर बहुत ज़्यादा किया जाता है। ड्रग्स के काम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं ये, और दुनिया की तमाम ही रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ इस हवाले से परेशानी का शिकार हैं। तो ये बहुत बड़ा खदशा है कि ये ड्रग्स वगैरह के काम में भी इस्तेमाल। ठीक, थैंक यू वेरी मच। सुहेल साहब साथ मौजूद थे और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। हमें बढ़ना है फ़ौरन से एक ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत से मौज़ूआत अभी बाकी हैं। बच्चों से मुतालिक भी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक से बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब जरा दुनिया भर का चक्कर लगाते हैं। वीज़ा मिल गया? हाँ, नहीं, ये वीज़ा हम यहीं से लेते हैं और फिर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो जिन लोगों को वीज़ा नहीं मिलता, हम उन्हें दुनिया की सैर करवा देते हैं। क्या बात, क्या बात। अमेरिका में 7 दिहाइयों बाद पहली खातून मुजरिम को सजाए मौत दे दी गई है। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक 52 साला लीसा को रियासत इंडियाना में जहर का इंजेक्शन देकर सजाए मौत दी गई है। अमेरिका में 1953 के बाद पहली खातून मुजरिम को सजाए मौत दी गई है। खातून मुजरिम को 2007 में अगवा कत्ल के जुर्म में सजाए मौत सुनाई गई थी। चले जी, क्योंकि जहर देकर मौत की बात हुई है तो मेरे पास जहर से मुतालिक एक और खबर है। जहरीली खबर और महंगी तरीन खबर। दुनिया का महंगा तरीन जहर 5 गैलन 5 अरब 85 करोड़ रुपए में दस्तयाब है। और ये जहर एक खास किस्म के बिच्छुओं का है। इस खास बिच्छू के 1 गैलन की कीमत 3 करोड़ 90 लाख डॉलर है, यानी पाकिस्तानी रुपयों में 5 अरब 85 करोड़ रुपए तक है। एक बिच्छू की नहीं, सारे ढेर सारे बिच्छुओं से जहर निकालेंगे तो गैलन तक पहुंचेगा। और जैसे कि कहते हैं ना, अब तो जहर खाने के भी पैसे नहीं है, तो ये हम भी अब कह सकते हैं तो जहर खाने, अब तो महंगा जहर खाने के पैसे हैं। अल्लाह ना करे किसी को जहर खाना पड़े। हाँ, नहीं, वैसे कहावत होती है ना कि अच्छा इतनी गुर्बत है कि भाई जहर खाने के भी पैसे नहीं है, तो अब आप जहर खाने का भी ना सोचे, बिच्छू पाल लें। नहीं, चीनी खा लें। नहीं, बिच्छू पाल लें, उसका जहर निकाल के बेच दें। हाँ, ये देखें, ये पॉजिटिविटी, कारोबारी बंदा। आगे बढ़ते हैं जनाब। अमेरिकी खातून ने दुनिया को बचाने के लिए एक ही लिबास मुसलसल 100 रोज तक पहने रखा। सोशल मीडिया पर इस लिबास के साथ सारा ने अपनी तस्वीर शेयर की, जिनमें देखा जा सकता है कि वो एक लिबास को कभी पेंट तो कभी स्कर्ट के साथ ज़िबतन गए। मतलब शर्ट है, वो पैंट के साथ भी वही पहन ली, स्कर्ट के साथ भी वही पहन ली। और सारा ने एक जो स्टेप लिया, वो 100 रोज़ा लिबास चैलेंज की एक कड़ी थी, बदलते फैशन के खिलाफ था। यानी वो जो ख़वातीन होती है ना कि जोड़ा रिपीट नहीं करूंगी, ये उसके खिलाफ था, जो कि बिल्कुल जोड़ा रिपीट नहीं करती, उनके खिलाफ था। क्या आप इतनी तिरछी नजरों से मुझे क्यों देख रहे हैं? नहीं, मैं तो वैसे देख रहा था आपको। एनीवे, इसका मकसद ये था कि कुरान को महफूज बनाना। तो मैं चैलेंज दें आपको भी? हम नहीं, मैं ऐसे चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं, हम चैलेंज आपको देंगे, आपने 4 घंटे बाद जोड़ा चेंज करना है। ये वाला मैं एक्सेप्ट करूंगी, मैं 4 घंटे बाद चेंज कर सकती हूँ। ये वो खातून है, नहीं रिपीट करती। एक और खबर है जनाब। अमेरिकी शहरी ने 30 सेकंड्स में हवा में 3 चाकू से 21 सेब काट दिए। इस करतब के लिए डेविड 3 चाकू हवा में घुमाते रहे और इस दौरान उनकी जानिब 21 सेब फेंके गए, जिन्हें उसने हवा में ही 2 टुकड़े कर दिए। हमारे प्रोड्यूसर कुछ बता रहे हैं, निंजा गेम की बात ये बहुत खेलते हैं शायद। गेम की बात करें, उसमें उसकी तरह उन्होंने काट दिए सारे के सारे सेब। काट के सेब हमें देते, हम खा ही लेते। हाँ, ये देखें, ये पॉजिटिविटी में ऐसा रह रहा है कि पॉजिटिव हो गया जनाब। इस करतब के साथ डेविड ने साबिका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो एक जगलर ने बनाया था जनाब। ये पहले रिकॉर्ड, अब उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाँ, आपने कभी कोई रिकॉर्ड तोड़ा है? नहीं, बनाया ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, जिंदा दिलाने लाहौर की बात करते हैं। जब लाहौर की बात होती है ना, तो मतलब कि दिल जो है ना वो एकदम से खुश हो जाता है। लाहौर पहुंच जाता है। आपको दिल करता है लाहौर की फूड स्ट्रीट पहुंचे, आपको दिल करता है लाहौर की शॉपिंग करें, अनारकली घूमे, वहाँ की फ्रूट चाट खाएं, अच्छा। वहाँ की सकाफत देखें, वहाँ की तहजीब देखें, अंदरूने लाहौर की जो बिल्डिंग्स हैं, जो वहाँ पे उनको रंगों से मुज़य्यन किया गया, वो देखें। और आजकल जो हालात हैं वो देखने का दिल कर रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल नहीं देखें। लाहौर जो बिल्कुल कराची बन गया, दुखता है। कराची तो वो लाहौर आपके गम में कराची बन गया, क्योंकि आप कराची हो, आपको इतना मिस कर रहे हैं लाहौर के, कह रहे हैं कि मैं कराची बन जाऊंगा। मैं इंशाल्लाह जाऊंगी। इंशाल्लाह। जब बात हम लाहौर की कर रहे हैं, तो लाहौर की जो खूबसूरती है, जो लाहौर का कहना चाहिए कि अंदरून शहर, या वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर, इसकी खूबसूरती को अब गैर मुल्की मीडिया भी मान चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लाहौर को दुनिया के पुरकशिश तरीन मकामात से एक करार दिया है और कहा है कि ये जो ड्रीम डेस्टिनेशन है ना, उसकी लिस्ट में इसको शामिल किया और कहा है कि बागों का शहर लाहौर दुनिया के 52 मकामात में से एक है जहाँ ज़रूर जाना चाहिए। अमरीकी जरीदे ने इतराफ़ किया कि लाहौर अपनी सकाफत, तारीख़, मेहमान नवाजी की वजह से दुनिया का बेहतरीन शहर है, लेकिन
इस खूबसूरत शहर को लगता यह है कि अब नज़र लग गई है। नज़र किसकी लगी है ये तो आप भी सोच रहे होंगे, लेकिन जाहिर है लोग फिर कंपेयर भी करते हैं कि माजी में लाहौर पे कितनी तवज्जो दी गई, कितना और अब लाहौर के साथ क्या काम हुआ है। लाहौर के लिए, वहाँ की सड़कों के लिए, वहाँ की सिक्योरिटी के लिए। हमने देखा लाइट्स वहाँ पे हमें नजर आती थी, सड़कों पे रोशन नजर आता था। नहर जाओ या मालो माल जाओ, लाहौर लाहौर है, लाहौर है। और फिर ये जो बात होती है, जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमिया नहीं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी किया है। सर शाहीन शहजादी की भी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस पर गुफ्तगू करेंगे। तुम जो कहते हो देख ली दुनिया, क्या कभी लाहौर देखा है? 12 दरवाजों में बंद शहर की खूबसूरती के चर्चे 7 समंदर पार तक कैसे पहुंचे, चलिए हम आपको बताते हैं। तकरीबन 1000 साल कदीम शहर आज के जदीद तकाजों में ढल चुका है, लेकिन गुजरे वक्तों के आसार इसकी खूबसूरती अब भी बढ़ाते हैं। अंदरूने शहर की तंग गलियों में खुले दिल के लोग हर आने वाले को ऐसे समा लेते हैं जैसे वो इन्हीं का हिस्सा हो। मुगलिया दौर के बने शाही किले में आज भी वही जाहो जलाल झलकता है। आइए इसकी राहदारियों में बिखरी माजी की चंद शाही यादों को ताज़ा करते हैं। मुगलों की 21 यादगारों में शुमार होने वाला शीशे का ये महल, जिसे शाहजहां ने मुमताज बेगम की मोहब्बत में बनाया। ये दीवाने आम है, जहां शाहजहां बैठकर अपनी राया को अपना दीदार कराया करता था। शाही किले के दिल लुभाते पाएं बाग में घूमे या अहाते की सैर करें, कदम कदम पे शाही खानदान की यादें अपनी तरफ खींचती हैं। लाल पत्थरों से बनी शाही मस्जिद में सदियों से गूंजती आजान की आवाज इस शहर की शान शौकत को मजीद बढ़ा देती है। मुगलिया तर्ज तामीर के इस शाहकार के 3 गुंबद संगमरमर से बनाए गए हैं। मस्जिद के हॉल की मेन दीवार पे कलमा तैयबा भी लिखा है। सिर्फ लाहौरी ही नहीं, बैरूने मुल्क से आने वाले भी इस शाहकार की तारीफ किए बिना नहीं रहते। जिंदा दिलों के शहर में कोई आए और रवायती ख्वाबों से महरूम रह जाए तो समझें उसकी सैर अधूरी। लाहौरी ख्वाबे किसी भी जगह के हों हाथ नहीं रुकता, लेकिन फूड स्ट्रीट के तो क्या ही कहने। सज्जी सिरी पाए कड़ाही देखकर तो मुंह में पानी भर आए। मस्जिद वजीर खान से मीनारे पाकिस्तान तक शहर की हर यादगार कमाल है। इस शहर बेमिसाल के आंगन में खिलने वाले फूल और जा बजा घने दरख्तों का साया इसे बागों के शहर का नाम देता था। मगर हुकूमती नाअहली कहिए या लापरवाही, जा बजा बिखरे कचरे के ढेर इस शहर की खूबसूरती को मांद कर रहे हैं। अब तो जैसे ख्वाबों के शहर को किसी की नजर लग गई। जिस दाता की नगरी की खूबसूरती को देखकर बेसाख्ता मुंह से वाह निकलती थी, अब वहाँ आह के सिवा कुछ भी नहीं। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ शाहीन शहजादी, समा, लाहौर। इस रिपोर्ट का इख्तिताम जिन मनाजिर पर हुआ उसी मनाजिर की बात करते हैं, और मनाजिर को लेकर लाहौरी बहुत परेशान हैं। लाहौरी सवाल करते हैं कि आखिर उन्हें किस गुनाह की सज़ा मिल रही है, गंदगी में रहने पर वो आखिर क्यों मजबूर हैं। शहरियों की राय क्या है इन हालात को देखते हुए, आप भी सुनिए। यहाँ की बहुत सी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो कि वाकई विज़िट करने वाली हैं। मतलब कि यहाँ पे बहुत कुछ है ऐसा हिस्टोरिकल जो कि जैसे बादशाह मॉस्क है, लाहौर फोर्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे बादशाहों के दौर में आ गई हूँ कि यहाँ से कहीं से कनीज़ आ रही है और कहीं से मलका आ रही है। बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ का किला और बादशाही मस्जिद बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। लाहौर में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं शाही किला। देयर आर लॉट ऑफ कल्चरल साइट्स ओवर हियर, बट जो यहाँ पे कचरे का ढेर लग चुका है बाहर लाहौर में, जो गंद मच चुका है, तो मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर में लोग ज़्यादा विज़िट करेंगे। लाहौर एक हिस्टोरिकल प्लेस है, हिस्टोरिकल सिटी है और दुनिया के टॉप लिस्टेड में है। जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनमें टॉप लिस्टेड में है और न्यूयॉर्क टाइम्स में भी लाहौर का नाम आया है। लाहौर दुनिया के खूबसूरत इलाकों में, खूबसूरत शहरों में आता है।
बहुत खूबसूरत होता था, बट ये देख रहे हैं आप पीछे कचरे के ढेर लगे हुए, कोई इंतजामिया का प्रॉपर कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रहे, इतनी गंदगी और बदबू है, यहाँ से गुजरने को दिल नहीं करता। पहले ये कहा जाता था कि लाहौर लाहौर है, लेकिन अब कचरे की वजह से, गंदगी की वजह से ये देखने के काबिल भी नहीं रहा है। बड़ी गंदगी है इर्द गिर्द हमारे। ड्रीम डेस्टिनेशन की लिस्ट में आ चुका है, ये ड्रीम डेस्टिनेशन होती है। यहाँ पे तो कचरा ही बहुत है लाहौर में, जगह जगह यहाँ पे गंदगी ढेर लगी हुए हैं। आप अंदर सोसाइटी के अंदर जाते हैं, तारिक ब्लॉक है, शेषा ब्लॉक है, वहाँ सब जगह गंदगी ढेर है, सफाई वाला कोई प्रोसीजर नहीं है। तो कुछ शहरी उसकी खूबसूरती में आज भी गुम है, वो नज़रअंदाज करते हैं कचरे को, लेकिन कुछ हैं जो शिकवा करते हैं कि लाहौर को वाकई नज़र लगी है। और फिर यही सवाल है कि क्या वाकई लाहौर को नज़र लगी? अगर लाहौर को नज़र लग गई है तो लाहौर के जो दावेदार हैं या जो वो कहते हैं कि हम लाहौर के रखवाले हैं, वो कहाँ पर हैं? और ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि आखिर फिर काम क्यों नहीं होता। आज हमारे साथ मौजूद हैं यूसुफ सलाहुद्दीन साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं। यूसुफ साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। एक तरफ लाहौर की खूबसूरती की बातें होती हैं और फिर ये कहा जाता है कि उसे 52 मकामात में से एक मकाम ऐसा दिया गया है कि आप ज़रूर विज़िट करें लाहौर का, जबकि दूसरी जानिब कुछ मकामात पर हमें गंदगी नज़र आती है। तो हम ये कहें कि बागों का शहर जिंदा दिलाने लाहौर का शहर अब वो नहीं रहा जो किसी वक्त में था। मेरा मतलब है जो जिस तरह लाहौर एक ज़माने में, जो आपकी और मेरी शायद पैदाइश से कई सौ साल पहले, सिटी ऑफ गार्डन्स, यहाँ तकरीबन आप सोचिए कि कोई 300 से ज़्यादा बागात थे लाहौर के अंदर। तो अब कितने रह गए हैं? बहुत कम। और जो कोई बच भी गए हैं वो इंक्रोच्ड हो गए हैं, उनके जो रास्ते हैं वो भी बड़ी मुश्किल गलियों में से निकलते हुए, क्या कहते हैं, जो खूबसूरत तरीन कई, हर जो मज़ार था उसके इर्द गिर्द एक बाग था। जो दूसरी जो इमारतें थीं, मसलन जिस तरह ये जो है ये नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के साथ जो बारादरी है, वो भी एक बाग था। बाग तो बहुत थे लाहौर में, लेकिन जारी बात है अब वो ये इस तरह नहीं हुआ कि जिस तरह के बाहर के मुल्कों में, ख़ास तौर पे यूरोप में, जिस तरह उन्होंने अपनी प्रोटेक्ट की है अपनी सारी जो की हेरिटेज है। यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो सका और इंक्रोचमेंट होती गई, कुछ ख्याल नहीं किया जा सका। तो इसलिए हमने बहुत बड़ा ख़जाना जो है हमने खो दिया है। यूसुफ साहब, ये तो आपने अहाता किया माजी का, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अगर हम रीसेंट पास्ट की बात कर लें, आपने उम्र गुजारी लाहौर में, सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये शहर कब रहा? किसके दौर में ये मिसाली शहर था? लाहौर जो है, जो मुझे बचपन में याद है, वो तो अब ये भी नहीं कह सकते कि वो ज़्यादा बेहतर था या अब ज़्यादा ख़राबी हो गई है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनकी, ख़ास तौर पे हमारी जो हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स हैं उन पे काम भी हुआ है और हो भी रहा है। जिस तरह शाही किला है, वो अभी वो डिक्लेयर्ड है, यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट पे है। इसी तरह शालामार बाग है, जहांगीर के मकबरे की भी मरम्मत हो रही है। पहले तो ये इस तरह नहीं होता था, अब एक ज़्यादा विगर के साथ ये चीज़ें सारी हो रही हैं। सारा आपने देखा होगा वज़ीर ख़ान की मस्जिद जो एक बिल्कुल ही ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका था, जो शाही हमाम था, उसको किस तरह उसकी मरम्मत की गई है। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो लाहौर की जो वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी है और ख़ास तौर पे कामरान लशारी की बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने बड़ा दिल लगा के, मैं ख़ुद भी उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ, मैं उनके बोर्ड का भी मेंबर हूँ और उनकी हेरिटेज कमेटी का भी चेयरमैन हूँ। तो एक डेफिनेटली एक पिछले चंद सालों में एक ये क्योंकि पहले तो हम लोग भूल गए थे, ये एक्चुअली रिवाइव जो हुआ है ना ओल्ड सिटी भी, जो अब मैं समझता हूँ कि जिसकी वजह से लाहौर की पहचान है, ख़ास तौर पे जो बाहर से जो लोग आते हैं, जो यूरोपियन या अमेरिकन या वेस्टर्न या बाकी ममालिक में से जो टूरिस्ट आता है, वो ये देखने आता है, वो आपका गुलबर्ग और डिफेंस नहीं देखने आता। वो उनके लिए कोई मैटर नहीं करती, इसलिए कि उनके घर भी ज़्यादा आलीशान है, उनके पार्क्स भी ज़्यादा आलीशान है, और ये उनको सिर्फ़ और सिर्फ अगर अट्रैक्ट करता है तो ओल्ड सिटी है और ओल्ड सिटी की मॉन्यूमेंट्स हैं। हिंदुस्तान में भी बहुत से मुग़ल मॉन्यूमेंट्स हैं, लेकिन हिंदुस्तान ओवर एक्सपोज्ड है, बहुत ज़्यादा उनकी टूरिज़म पिछले
कई सालों से चल रही है। उनका जो एक सर्विस इंडस्ट्री है वो भी बड़ी डेवलप्ड है। हमारी अभी इतनी डेवलप नहीं है, लेकिन हो रहा है। लाहौर में बहुत सारे नए होटल्स जो हैं, मोटेल्स जो हैं वो खुले हैं। इसी तरह ही होता है कि जब अगर आप सर्विस इंडस्ट्री आपकी बेहतर हो तो फिर टूरिस्ट भी ज़्यादा आता है। एक और जो बहुत बड़ी अट्रैक्शन थी लाहौर के लिए, जो बहुत बड़ा एक फेस्टिवल बन सकता था, वो बसंत थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो काफ़ी सालों से वो बंद है। तो लेट्स होप कि उस तरफ भी हुकूमत ध्यान करे, क्योंकि ये एक मल्टी बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है अगर हम इसको प्रॉपर्ली इसको मैनेज करें तो। क्योंकि इस तरह का फेस्टिवल नहीं है कोई कि जहाँ सारा शहर जो है वो छतों पे चढ़ा हुआ है। बिल्कुल। और वो एक ऐसी एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है कि जो मेरा नहीं ख्याल दुनिया में किसी कहीं भी और नहीं इस तरह की चीज़ आपको मिलती है। बाकी डेफिनेटली अभी लाहौर को एक जो आई थिंक न्यूयॉर्क टाइम्स ने गालिबन जी अभी लाहौर को भी लिखा है कि यू नो द 21 or 20 destinations which people should visit in 2021, उनमें से लाहौर भी एक, और ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है यूसुफ साहब, जैसे आपने कहा कि जो बाहर से लोग आते हैं वो यकीनन वहाँ का डिफेंस, गुलबर्ग 2-3 ये वाले एरियाज़ नहीं देखने आते हैं, वलेंशिया वगैरह नहीं देखने आते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हम लाहौर का जिक्र करें कि वहाँ पे अब गंदगी के ढेर हैं, वो यकीनन इन एरियाज़ में नहीं है। अंदरूने लाहौर में वो ज़्यादा है या लोगों को ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो अंदरूने लाहौर ही बेसिकली लाहौर का वो वाहिद हिस्सा है जिसको देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं, या इस हिस्से को शामिल किया गया उन 52 मकामात में। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह की सिचुएशन में उन मकामात में लाहौर को शामिल कर देना, ड्रीम डेस्टिनेशन उसे करार दे देना, अब ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि क्या ये सही किया गया है या गलत किया गया है? क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं कामरान लाशारी साहब, उनकी खिदमत तो किसी से ढकी छुपी नहीं, लेकिन जो इस वक्त लाहौर की सड़कों का हाल है वो भी सबके सामने आया है। क्यों नहीं? बिल्कुल क्यों नहीं होना चाहिए। इसमें हम कोई ये तो नहीं है कि हुकूमत ने वहाँ उनको 4 पैसे दे के तो उनको अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन पर डाल दिया। ज़ाहिरी बात है, यहाँ लोग आए हैं, लोगों ने देखा है, लोगों ने लिखा है, और अब से नहीं हो रहा है, पिछले पूरे 1-1.5 साल से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो फॉरेनर्स आते हैं उन्होंने बहुत सारा दे हैव लाहौर के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, और बड़े बड़े क्या कहते हैं पाकिस्तान के खाने के बारे में, जो यहाँ खाना अवेलेबल है, और ख़ास तौर पे लाहौर के खाने, फिर पेशावर के खाने, फिर और क्या कहते हैं सिंध के, बलूचिस्तान के, एवरीथिंग। आप समझते हैं कि अगर हम नहीं कर रहे तो और लोग तो इंटरेस्टेड है ना, जो बाहर से आते हैं, ब्लॉगर्स, जो लिखने वाले आते हैं, राइटर्स आते हैं, आप देखें तो सही कि कितना कुछ पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान को एक हमें तो नहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने कोई मोहब्बत में कर दिया। ये तो एक काफ़ी 1.5-2 साल से, बल्कि शायद उससे पहले भी ये थोड़ा क्योंकि पहले पाकिस्तान के हालात ज़रा डेफिनेटली ख़राब थे। एक टेररिस्ट जो एक एलिमेंट था उसका अब वो क्योंकि कम से कम हो गया है, तो ज़ाहिरी बात है कि जो ये सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक हमें था, सब कुछ तो हमारे पास है, लेकिन वी कुड नॉट जो वो हमसे कंट्रोल। अभी भी इंस्टेंसेस होते हैं, 1-2 भी बलूचिस्तान में बहुत ही खौफनाक वाक़या हुआ है। और बहरहाल आई थिंक दैट द फोर्सेस आर ट्राइंग टू कंट्रोल दैट, और अल्लाह बेहतर करेगा। वी शुड होप फॉर द बेस्ट एंड वी शुड बी पॉजिटिव। बच्चों की बात करते हैं, बच्चे जो कि हम देखते हैं बड़े हाइपर हो जाते हैं आजकल, क्या ये बच्चों की गलती होती है या बड़ों की गलती है? बच्चे बड़ों को डरा देते हैं अपनी कुछ हरकतों से, तो इस पर हमने एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया, आपको दिखाते हैं। बात करेंगे बच्चों की, नन्हे मुन्ने हो या बड़े बच्चे हो, उनके मसाइल बहुत ज़्यादा दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। शदीद गुस्सा भी करते हैं, चीज़ें तोड़ देते हैं, उठा के फेंक देते हैं, फिर चीखे मारते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। और ऐसे में कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ये बच्चों को फ़ौरन से चीज़ दे दो, बच्चे ठीक हो जाएंगे। कुछ माँ बाप कहते हैं छोड़ दो, हाल पे रोता है तो रोने दो। ये भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो बच्चों के मसाइल है, वालिदैन इनसे परेशान है। हमने सोचा वालिदैन की परेशानी का हल निकालते हैं, और हम डॉक्टर जो हैं किरण जावेद, उन्हें हम बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे शो को देखने बहुत सारे मसले हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और सवाल हमारा ये होगा कि क्या ये मसला बच्चों का है या कि ये मसला वालिदैन का है? डॉक्टर साहिबा बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मुझे ये बता दें, ये मसला बच्चों के साथ है या कि वालिदैन के साथ है?
देखिए सबसे पहले मैं कहूँगी कि बच्चा तो जब न्यू बॉर्न दुनिया में आया है तो समझना माँ बाप को है, राइट। बच्चा वो टैंट्रम्स, वो एंगर, वो फ्रस्ट्रेशन लेकर नहीं आया है, राइट। सो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स की तरफ से लैकिंग होती है, कमी है समझदारी की इस जगह पर। तो होता ये है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस को क्रॉस कर रहा है, तो वहाँ पे आगाही की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पेरेंट्स को। और सबसे ज़्यादा ये होता है कि या छोटी उम्र में शादी हो जाती है, फर्स्ट चाइल्ड के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हो जाते हैं बच्चों, राइट। सो उसमें ज़रूरी ये है समझना कि बच्चा सबसे पहले देखिए जानता नहीं है कि अपना इजहार कैसे करना है। बिल्कुल, he doesn't know how to express. वर्ड्स नहीं है, आगाही नहीं है। सो जो सारी एनर्जी है वो फिजिकल है, जिस्मानी है। आपने देखा होगा छोटा सा बच्चा he can't speak, बट अगर कोई इरिटेशन है तो हाथों को झंझलाएगा, हाथ पाँव हरे, क्योंकि फिजिकल एनर्जी के जरिए शो करे समथिंग इज रॉन्ग। रोने के जरिए शो कर रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग। तो अम्मा अक्सर समझती हैं अच्छा लगता है इसके पेट में दर्द है, अच्छा शायद इसको भूख लग रही है। सो जब यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग्स छोटी मोटी हैं, तो जब वो बच्चा बड़ा होता है तो हम क्यों इतनी जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चा अभी बच्चा ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। हालांकि वो बच्चा ही है, अभी वो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद सीखेगा कैसे अपना इजहार करना है। सो अगर बच्चा बहुत चिड़चिड़ापन दिखा रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, टैंट्रम शो कर रहा है, तो पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड वजह क्या है। सबसे पहले क्या होता है कि वो रिएक्ट कर देते हैं बच्चे के रिएक्शन पे, थप्पड़ लगा दिया, डांट दिया, झड़क दिया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स अपने फ्रस्ट्रेशन से गो थ्रू हो रहे होते हैं। आज उनके पूरे दिन के कोई चीजें हैं माइंड में चल रही हैं, ऑफिस से कोई मामला था, उन्होंने गुस्सा बच्चे पर निकाल दिया। एग्जैक्टली, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन की वजह से उनको वो बच्चे का रिस्पॉन्स एक ब्लॉक लग रहा होता है, बीच में रुकावट लग रहा होता है, तो वो उसको झटक देते हैं। हालांकि वहाँ पर उनको बच्चे को फुली अटेंड करना है। अटेंड करना है। समटाइम बच्चे अटेंशन सीख के लिए भी ये काम करते हैं। दे डोंट नो कि उनको मांगना है कि अम्मा अब्बा मुझे टाइम दे, अटेंशन चाहिए, उनको अटेंशन चाहिए। सो इसलिए भी वो टेंशन शो करें, बट दे डोंट नो कि उनको अटेंशन चाहिए, बट हो सकता है रीजन इनसाइड, राइट। और समटाइम्स उनको कोई डिस्टर्बेंस है, बट उसका भी वो इजहार नहीं कर पा रहे। तो ये अम्मा अब्बा का काम है कि वो समझे, अंडरस्टैंड करें। अच्छा किरण, एक और चीज़ है, हम देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों पे ज़्यादा सख्ती नहीं करें हम, ठीक है, बच्चों पे ज़्यादा सख्ती करेंगे तो बच्चे डर जाएंगे, ये हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं नहीं इन पे सख्ती करें वरना बिगड़ जाएगा। ये भी एक बड़ी मुश्किल सी चीज़ है, मतलब सख्ती भी ना करें, सख्ती करें तो फिर वालिदैन क्या करें? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। नफ्सियात में इसके 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं। उसमें होता है कि ऑथोरिटेरियन, राइट, अथॉरिटेटिव, एक परमिसिव और एक बिल्कुल अनइन्वॉल्व्ड। अनइन्वॉल्व वो होते हैं जो बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया, बच्चा जो कर रहा है करने दो, खुद ही ठीक हो जाएगा, ठीक है, उसको अटेंशन ही नहीं देनी। परमिसिव बहुत ही अच्छे हो जाओ, जो कह रहा है फ़ौरन पूरी करो। अच्छा बच्चा ये पसंद, ये लो, ये ले लो, ये ले लो, यू नो, फ़ौरन हर बात को पूरी कर देना। अथॉरिटेटिव जो होते हैं वो ये होते हैं कि बच्चा जो है हमारी जो हम कह रहे हैं वो करे, मतलब हम जिस तरह सोच रहे हैं उस तरह से सोचे, राइट, ठीक है। सो अथॉरिटेरियन ऐसी चीज़ होती है कि हम बच्चे, माँ बाप को हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि जैसा आप कह रहे हैं और बच्चे की भी कोलैबोरेटिवली। इस पर जाने से पहले, क्योंकि आपने 3 चीज़ें बताई, तो हम इसको एलेबोरेट करते हैं। अब मुझे बताएं कि वो पेरेंट्स जो कि अथॉरिटेटिव हैं, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड पर्सनैलिटी पर उसका क्या असर पड़ रहा है जब जो पेरेंट्स अथॉरिटेटिव हैं? देखिए अथॉरिटेरियन वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। बच्चे पर क्या असर पड़ रहा है? बच्चे पर ये असर पड़ता है कि देखिए फेयर, झूठ बोलना, एक तो बागी हो जाता है, बागी हो जाता है, झूठ बोलने लगता है कि अगर मैंने झूठ नहीं बोला और सच बोल दिया तो और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस मिल जाएगी, और ज़्यादा गुस्सा मिल जाएगा मुझे, राइट। तो उससे बचने के लिए वो झूठ होने लगेगा, छुपने लगेगा, माँ बाप से दूर, वो कहते हैं ना गैप आ गया है। अच्छा, इसमें तो हो गया गैप आ गया है, राइट। ठीक, अब आ जाते हैं उस पर कि ये बड़ा कॉमन है कि आजकल बच्चे के मुंह से लफ्ज़ निकला बाद में और वो चीज़ पूरी करनी है हमने पहले। उस पर अगर नानी दादी ने कह दिया कि नहीं बेटा इससे ना करो, तो माँ बाप कहते हैं नहीं नहीं हमें तो करना ही करना है, हम कमाते हैं इनके लिए कमाते हैं, इनके लिए करना है। तो बच्चे ने जो मांगा वो, अच्छा वो चाहे रात के 12 बजे मांगे, वो चाहे अर्ली मॉर्निंग जब मार्केट्स नहीं खुली तब मांगे, माँ बाप पागल हुए हैं, लेकर आना है, करना है। Too much of the attention and too much love, इससे क्या हो रहा है बच्चे के साथ? देखिए ये माँ बाप कहीं ना कहीं पूरा कर रहे हैं कि कहीं या 2 चीज़ों से, या तो माँ बाप ने अपनी कोई डिप्रिवेशंस और महरूमियाँ देखी हैं तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वो कहते हैं हर चीज़ पूरी की जाए, ठीक है। नंबर 2
प्लीजिंग, बच्चा हर बस खुश रहे हमसे, और हमेशा ये नीड है अंदर से कि बच्चा के ये दीज आर द बेस्ट मॉम डैड इन द वर्ल्ड। ओके, राइट, एक अच्छा माँ बाप का मुझे लेबल टैग चाहिए, राइट। सो उसके लिए जो चीज़ है पूरी करना है। अब इसके असर कितने ज़्यादा मुज़र हैं और इसके कितने नेगेटिव हैं, वो ये कि बच्चे को हर वक्त माय वे और हाईवे की आदत हो जाती है। जो मैं कहूँगा वही पूरा होगा। वो स्कूल भी जाएगा तो वो यही करेगा, डोमिनेटिंग। जो मैं कहूँगा वो ग्रुप एक्टिविटी इवन इन द सर्कल ऑफ फ्रेंड्स वो यही करेगा, बदतमीज हो जाता है, कजिन्स के साथ भी वो यही करेगा। एग्जैक्टली, हर जगह मेरी बात पूरी हो और नहीं पूरे होने पे वो बंदा सर्कल से आउट, दूसरे को बुली करना, डॉन वाला स्टाइल बन जाएगा। एग्जैक्टली। अब बता दें वो पेरेंट्स जो कि नेग्लेक्ट करते हैं और कहते हैं जो कर रहे हैं करने दो, खुद ही सीख जाएगा, खुद ही बड़ा होकर समझ जाएगा, वो बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं? देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा डिलेमा है कि वो समझते हैं कि उनको बिल्कुल इग्नोर करके उनको, देखिए बच्चे के साथ क्या होगा कि जब उनको अटेंशन नहीं दी जाएगी, नेग्लेक्टफुल मिलेंगे, तो बच्चे में कन्फ्यूजन्स अराइज होती हैं, ठीक है, आइडेंटिटी नहीं बन पाती है, कौन हूँ मैं, क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट। या हर दफ़ा अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है, अटेंशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ को कहीं खोने लगते हैं, लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ इस्टीम का शिकार हो जाते हैं। उनको लगता है मुझे नेग्लेक्शन मिली है ना, तो मतलब मेरी कोई वर्थ ही नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं आई एम नो वेयर, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं हूँ ही नहीं इतना अच्छा कि मुझ पे कोई नज़र रख सके, या मुझ पे कोई नज़र की जगह अटेंशन दे सके, मैं इतना खास नहीं हूँ। वो अटेंशन हासिल करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें भी करना शुरू कर देते हैं। दो ऑपोजिट हो जाते हैं, या तो टेंट्रम्स पे टेंट्रम्स और एंगर शो होने शुरू हो जाएंगे, और हर जगह पर माय वे हाईवे, इसके भी देखे दो होते हैं, और या फिर हर जगह पर बहुत ही टोटली सबमिसिव हो जाते हैं। कहीं सोशल सेटिंग्स में ऊपर नहीं उभरते, वो समझते हैं मैं इतना, मेरा सेल्फ वर्थ नहीं है, मैं इतना वैल्यूएबल नहीं हूँ, मुझे कहाँ टेंशन, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, राइट। जब माँ बाप ने, प्राइमरी केयर गिवर्स ने मुझे टेंशन नहीं दी, दुनिया क्या देगी, ये कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली होता है। एक और चीज़ है, जैसे एक बच्चा 5-6 साल का, उसका एक नन्ना मुन्ना भाई भी आ रहा है, माँ बाप की सारी टेंशन वहाँ चल गई, ये चीज़ बच्चे को ज़्यादा तंग करती है, वो ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, वो चीखे मारता है फिर के, पहले तो हमेशा इतना प्यार करते थे, अब छोटा बहन भाई आ गया तो जनाब आप सारी टेंशन उसको दे रहे हैं। देखिए बच्चा बड़ा कंफ्यूज है, बच्चा ये देखता है कि इधर मुझे फोकस मिल रहा था और अब क्या हो गया, ही डजंट नो कि हाउ टू रिस्पॉन्ड, कैसे मुझे एक्ट करना है, या माँ बाप की क्या जिम्मेदारी है, टाइम देना है हर किसी को उस हिसाब से। यस, अ न्यू बॉर्न नीड्स मोर टाइम, मोर फोकस, यस, बिकॉज वो टोटली डिपेंडेंट है, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा वाला टोटली इंडिपेंडेंट हो गया है, टोटल अपने आप पर हो गया है, राइट। सो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम दीजिए, या अगर उसको ज़्यादा टाइम चाहिए तो इसके लिए उस पहले वाले बच्चे के साथ बेहतर बैठ के कम्युनिकेट किया जाए। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि पेरेंट्स को अगर ये लग रहा है कि कोई मसला है तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो ही फिगर आउट कर सकेंगे कि असल में मसला क्या है, मसला सिर्फ बच्चे के साथ है कि मसला आपके साथ है। फिगर आउट होगा तो उसके बाद सजेशंस दी जा सकती हैं कैसे आप हेल्प कर सकते हैं। किरण, थैंक यू वेरी मच, आप साथ मौजूद थे, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया कि कैसे वालिदैन को अपने बिहेवियर को समझना है इससे पहले कि बच्चे को ब्लेम कर दिया जाए कि बच्चा गलत है। घर के माहौल को भी बेहतर बनाना, घर के माहौल को भी बेहतर बनाना। वेलकम बैक। एक अहम खबर और अच्छी खबर आपको देंगे। इस साल सेहत के शोबे में मेड इन पाकिस्तान आलात और मशीनों के लिए गेम चेंजर साल साबित होगा। समाजी राबते की वेबसाइट का इस्तेमाल किया गया और ये पैगाम दिया गया है। जी, फवाद चौधरी साहब ने ये खुशखबरी सुनाई और कहा है कि पहले अगर हम अपनी सरिंज तक भी नहीं बना सकते थे तो इस साल इंतहाई जदीद तरीन मशीनरी बनाने वाले मुल्कों में शामिल हो जाएंगे, जैसे कि एक्सरे मशीन्स, डायलिसिस मशीन्स अब पाकिस्तान खुद बना सकेगा। पाकिस्तान को ये इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ेंगी। कम से कम दुनिया के 2 बड़े ब्रांड्स पाकिस्तान में अपनी फैक्ट्री लगाने को तैयार हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि कार बनाने वाली कंपनीज आ रही हैं पाकिस्तान, और अब हम देखेंगे कि मेडिकल आलात बनाने वाली कंपनीज, मशहूर 2 ब्रांड्स, इनकी कंपनीज पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाने को तैयार हैं। पाकिस्तान में ये आलात बनेंगे और इसलिए मेडिकल के शोबे में बहुत ज़्यादा आसानी आएगी, बिकॉज हम देखते हैं कि डायलिसिस मशीन्स की कमी है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया फवाद चौधरी साहब ने। फवाद साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का, गुड मॉर्निंग कहेंगे। फवाद साहब, 2020 भी हमने देखा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छा काम किया, स्पेशली कोविड-19 से निपटने के लिए। 2021 कितना अच्छा रहेगा, थोड़ा सा आप शेयर कीजिए मेडिकल आलात के हवाले से। देखें, ये तो बिल्कुल इंशाल्लाह ताला गेम चेंजर होगा हमारे लिए। ये इसकी जो पहले इस वक्त
हमने जब शुरू किया था, और मैं आई एम सो ग्रेटफुल टू समा और स्पेशली आपके प्रोग्राम में आपने शुरू से ही इसको कोविड के ऊपर इन मामलात को बड़ा आपने लोगों को साथ साथ रखा और बताया कि क्या हो रहा है। हम देखें, हम तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं ना बनाते थे, हम तो सिरिंज भी नहीं बनाते, हम थर्मामीटर भी नहीं बनाते। तो पिछले साल हमने अपने वेंटिलेटर बनाने शुरू कर दिए और अब आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बड़े तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें पाकिस्तान के वेंटिलेटर्स हैं। इस साल जो है वो हमारी पहले जो हमारे 6 महीने हैं इसमें जो 2 दुनिया के बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, मुझे इंशाल्लाह पूरा यकीन है कि वो अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पाकिस्तान लेके आएंगे। सो उसके नतीजे में हम उन चंद मुल्कों में शामिल हो जाएंगे जो बड़ी सोफिस्टिकेटेड मशीनें बनाते हैं। सो मेड इन पाकिस्तान का जो हमारा एक आप समझिए कि जो मोहर है मेड इन पाकिस्तान जो है वो एक्चुअली बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा एज फार एज ये जो हेल्थ सेक्टर है उसका ताल्लुक है। हेल्थ सेक्टर में पाकिस्तान की जो पिछले साल की कामयाबियां हैं वो बड़ी शानदार तरीके से जारी रहेंगी इंशाल्लाह। इसमें अप्रैल में हमारे यहाँ 2 फैक्ट्रीज लग रही हैं जिसमें हम अपने जो सिरिंज है, किनोलाज हैं और ये जो हॉस्पिटल्स में जो बैग्स वगैरह लगते हैं ये हम अपने मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे। और बाय जून मुझे उम्मीद ये है कि हम जो अपनी जो डायलिसिस और एक्सरे मशीन्स भी हम पाकिस्तान में अपनी बनाना शुरू कर देंगे। जबरदस्त। तो ये एक बहुत बड़ी शिफ्ट होगी। और ये एक तो प्रॉब्लम है ना कि ये कम है, दूसरा ये कि महंगी बहुत है। डायलिसिस मशीन अब 22-25 लाख रुपए की पड़ जाती है, अब वो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स में देना वगैरह बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो एक तो ये सस्ती हो जाएंगी, तो चूंकि हमारे यहाँ बनेंगी। और जो हार्ट स्टंट्स हैं, आप देखिए इस वक्त हार्ट ऑपरेशन कितना महंगा है, दिल का ऑपरेशन, क्योंकि जब स्टंट चलते हैं 2.5-3-4 लाख रुपया लग जाता है। सही। तो इस साल मुझे ये उम्मीद है कि ये जो खर्चे हैं ना डायलिसिस के और ये दिल के जो स्टंट्स वगैरह हैं, ये आवाम को इसका फायदा ये होगा कि इसकी कीमत आधी रह जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि हमारी कामयाबी होगी हेल्थ सेक्टर में। बिल्कुल। और फवाद साहब मैं यही चीज़ आपसे पूछना चाहती कि जब चीज़ होगी मेड इन पाकिस्तान और जब 2 बड़े ब्रांड्स पाकिस्तान में अपनी फैक्ट्रियाँ लगाने को तैयार है तो यकीनन जो हमारी आवाम है, जो हमारा गरीब तबका है उसके लिए आसानी होगी, उसकी रसाई भी आसान होगी। बिल्कुल बिल्कुल, यही उसका फायदा ही है ना। जब हम अपने यहाँ पे बना रहे होंगे तो फिर वो एक तो सस्ती भी होगी, दूसरा इससे एचआर को भी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होने में भी जो है वो मदद मिलेगी। हमारे इंजीनियर्स को भी ये मौका मिलेगा कि वो और सोफिस्टिकेटेड जो काम है वो कर सकें। और काफ़ी इस वक्त हेल्थ सेक्टर में और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर्स, ये दोनों तो हमने मुझे बड़ी खुशी है और आई वुड से ये तो हमारी मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा काम है कि हमने ये 2 पूरी नई इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में खड़ी की हैं। अब देखें हायर ने यहाँ पे उन्होंने अपने जो चार्जर्स हैं, इलेक्ट्रिक चार्जर्स हैं, वो बनाने शुरू कर दिए हैं। सो पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग अभी अब गाड़ियां उतनी नहीं आई हैं, लेकिन चार्जर्स हमने बनाने शुरू कर दिए। बिल्कुल। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह इस साल हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी काफी आगे सर। फवाद साहब, आप इस वक्त वीडियो गेमर्स के वज़ीर आज़म बन गए हैं। मैं आपकी कल की ट्वीट का हवाला देना चाहता हूँ। आपने इतनी ज़बरदस्त खबर सुनाई है कि ई स्पोर्ट्स पर काम हो रहा है, आपने ये कहा कि लीग्स होंगी, तो थोड़ा सा शेयर करें सर इससे मुताल्लिक कि कितना काम हुआ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज मैं देख रहा था कि हिंदुस्तान के अंदर जो ट्विटर ट्रेंड्स वगैरह चल रहे थे तो उसमें हिंदुस्तान के जो एक पूरी कम्युनिटी है वो बड़ी नाराज है अपनी अथॉरिटीज से कि पाकिस्तान जो है वो वीडियो गेम्स में इतना कम्प्रीहेंसिव काम कर रहा है और इतना आगे निकल गया है और आप लोगों से यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो चले मैंने कहा चले कुछ तो ऐसा हुआ कि हम टेक्नोलॉजी में हम जो है हमने आगे निकले। देखिए इस वक्त ये जो कोविड का मामला आया और क्योंकि हमारे आइसोलेशन, तो उसके नतीजे में जो वीडियो गेम इंडस्ट्री है वो बहुत आगे गई है। और इस वक्त अगर आप देखें तो कुछ गेम्स की जो फर्स्ट प्राइजेस है दुनिया में वो तो $50 मिलियन तक पहुंच गए हैं, जो कि बहुत बड़ा पैसा है। ओवरऑल भी ये बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री बन गई है, बड़े बड़ी कंपनियां, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। सो हमने इसको इस तरह से किया है कि हमारा स्पोर्ट्स को हमने कहा, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहब को मैंने ये कहा कि हम इसको एज अ स्पोर्ट्स रिकग्नाइज करें। उसके बाद हम इसको PSL की तर्ज के ऊपर एक इसकी हम रीजनल बॉडीज क्रिएट करें और वहां से हम वीडियो गेमर जो हैं उनको लेके आएंगे सो दैट वो फिर इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी कर सकें। अभी भी जो कई गेमों में
जो पाकिस्तानी है वो नंबर 1 प्लेयर है दुनिया के। हमारी 2 लड़कियां यहाँ की जो हैं वो एक नंबर 3 है, एक नंबर 4 है आपके कराची ही की। तो ये जो बच्चे हैं जो इसमें आ रहे हैं, इसलिए मैंने तो सच्ची बात है ये कहा है, जिंदगी का एक बहुत अहम मकसद ये है कि आप खुश रहें। और जिन बच्चों को वीडियो गेम से दिलचस्पी है वो वीडियो गेम्स खेलें, क्या जरूरत है कुछ करने की। लेट्स मेक मनी आउट ऑफ इट। ठीक है, फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू थे अच्छी खबरें पाकिस्तान के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान से हमारे साथ शेयर भी कर रहे थे। बेहद शुक्रिया आपका। अब एक और बात करेंगे, अच्छी खबर है मुफ्त इलाज की। जब मुफ्त इलाज की, कराची में मुफ्त इलाज की बात की जाए तो सबसे पहले जिन्ना अस्पताल का ख्याल हमारे जहन में आता है। कुछ रोज़ पहले ही जिन्ना अस्पताल में सर में छुरी लगी खातून आई थी जिनकी कामयाब सर्जरी की गई। ये जिन्ना अस्पताल के न्यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी कामयाबी समझी जा रही है। और डायरेक्टर जिन्ना अस्पताल सीमी जमाली साहिबा ने हमें ज्वाइन भी किया है, तो उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं। सीमा साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि कुछ रोज़ पहले जिन्ना अस्पताल में साल में सर में छुरी लगी खातून लाई गई थी, क्या मालूम हुआ कि ये छुरी उन्हें कैसे लगी थी और कितनी गहरी चोट थी ये? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझसे ये सवाल करने के लिए। ये चीज़ें जो हैं लोगों को आम तौर पे बताई नहीं जाती कि जिन्ना अस्पताल कितना अच्छा काम कर रहा है। और अच्छा हुआ कि आपने हमसे ये सवाल किया। हमारे पास एक खातून आई थी जो कि ग्राउंड फ्लोर पे थी और उन्होंने हमें ये फरमाया कि उनके घर में कोई कुर्बानी हुई थी और कुर्बानी के बाद बच्चे छुरे से खेल रहे थे, जो कि एक डैगर नुमा छुरा था जो कि बहुत डीपली आके फर्स्ट फ्लोर से उनके सर में आके लगा था। ये तो अल्लाह को इल्म के, इन्होंने जो बताया हमें वो सही था या नहीं सही था, लेकिन स्टोरी उन्होंने यही बताई। और सर में ये छुरा जो था एक और हस्पताल से, बासी शहीद हस्पताल में इनका ML बना था और वहाँ से ये पेशेंट हमारे पास भेज दी गई थी। इनको कोई फर्स्ट एड शायद वहाँ पे मुहैया नहीं हुई थी और उन्होंने हमारे पास भेज दिया। हमारी इमरजेंसी में इनको फर्स्ट एड भी दी गई, इनका स्कैन भी हुआ और उसके बाद इनको हमने न्यूरो ट्रॉमा यूनिट में शिफ्ट किया, जहाँ पे हमारे कंसल्टेंट सर्जन्स और उनके डॉक्टर्स की टीम ने मिल के इनको ऑपरेट किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बखैरियत अपने घर को रवाना हो चुकी हैं और डिस्चार्ज हो गई हैं। तो ये उनके सर के अंदर पियर्स कर गई थी ये डैगर जो था। और मेरे ख्याल से ये इस तरह के मरीज़ हमारे पास ज़रा कम ही आते हैं कि सर के अंदर छुरा घोंपा हुआ। मैंने तो पहली मरतबा ही देखा था, लेकिन इट इज़ क्वाइट अलार्मिंग टू सी कि इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं। अगर बच्चे भी खेल रहे थे तो ये छुरे से खेलने की इजाज़त उनको किसने दी और क्यों दी, और अगर कोई और वजह थी तो वो भी असॉल्ट खातून के ऊपर इस तरह का करना वो एक बहुत बड़ा जुर्म है मेरे ख़्याल से। और उन्होंने किसी भी किस्म की मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज़ कोशिश की थी और अवॉइड किया था कि ना फॉलो हो। ओके, मेडिकल लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो अवॉइड की गई। सीमा साहबा, एक बात मुझे बताइएगा कि अब्बासी शहीद अस्पताल इनको पहले ले जाया गया, फिर आपके हॉस्पिटल में आई, फिर ऑपरेशन हुआ, थोड़ा सा बता सकती हैं इस सब में वक्त कितना लगा? क्योंकि वक्त बहुत कीमती होता है ऐसे हादसात की सूरत में कि जबकि सर में छुरी घोंपी हो या सर पे छुरी लगी हो। आपने ये तो बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, घर चली गई, लेकिन इस ऑपरेशन में, इस पेचीदा अमल में वक्त कितना लगा था? इसमें कई घंटे लगे थे क्योंकि ब्लड अरेंज करना पड़ा था, पेशेंट का स्कैन हुए थे, उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव स्कैन हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गई। और इन्होंने सर की बोन को भी पियर्स कर लिया था इस डैगर ने। तो एक CT स्कैन है हमारे पास जिसमें डिपिक्ट करता है, और आपके पास भी वो तस्वीर होगी खातून की जिसमें उनके सर में वो छुरा घोंपा हुआ लाया गई थी और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से घर गई हैं। न्यूरो सर्जरी में इस तरह के वाक़यात ज़रा कम ही हमने देखें क्योंकि इमरजेंसी से ट्रांसफ़र होते हैं ये सारे पेशेंट्स, तो हमने कम ही देखें कि इस तरह का छुरा जो है वो सर में घोंपा हुआ हो। दिस इज़ लाइक वन ऑफ द रेयर केसेस दैट वी हैव सीन। अच्छा सीमी साहिबा, जिन्ना अस्पताल के हवाले से अगर हम बात कर लें तो क्या नया प्रोजेक्ट है जो कि अब लाया जाएगा या शुरू हो रहा है? देखिए जी, आपको मालूम होगा कि जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर एक टर्शरी केयर और सबसे पुराना इदारा है इस मुल्क का। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना नाम खुद इस इदारे को दिया था और ये कहा था उस वक्त कि ये इदारा जो है ये सबके लिए खुला होना चाहिए, इसके दरवाजे हर एक के लिए खुले होने चाहिए। तो इसने हमारे पास पहले ये वफाकी हुकूमत के अंडर होता था और इस वक्त ये सूबा सिंध की हुकूमत के अंडर है।
काम बिल्कुल बदस्तूर चल रहा है। गो के लिटिगेशंस वगैरह की वजह से अपॉइंटमेंट्स हमारे पास नहीं हुई और 2011 से लेके अब तक हमारा स्टाफ जो है उसको शाबाश देनी चाहिए कि जिन लोगों ने जिना अस्पताल में काम किया है उन्होंने बड़ी दिल जमई से काम किया है। लोग रिटायर होते चले गए लेकिन हम नए लोग नहीं ला सके क्योंकि ये लिटिगेशन का मसला ऐसा लंबा हो गया कि वो हमने 11 साल तक हम कोई स्टाफ ही नहीं एम्प्लॉय कर सके सिवाय ग्रेड 1 और 2 के जो जैनिटर्स और लो पेड एम्प्लॉयज़ थे जिनका लोकल डोमिसाइल था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम चलता रहा। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास इन हैंड। हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी किए हैं और उसके अलावा भी हॉस्पिटल में काम चल रहा है। हमारा एक कॉलेज ऑफ नर्सिंग और स्कूल ऑफ नर्सिंग जो है पूरा नया बिल्डिंग बन गई है। अभी इसके बाद कैंसर का प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं। टोमोग्राफी की नई मशीन लगी है यहाँ पे, सेकंड साइबर नाइफ इंस्टॉल हो गया है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी बहुत कुछ हुआ है लेकिन हुकूमत सिंध ने हमारे साथ बहुत अच्छी तरह ताउन किया और बहुत सारे फाइनेंसेस हमारे इंक्रीज़ किए हैं ताकि हम अच्छी तरह से डिलीवरी कर सकें पेशेंट्स को। ठीक, बहुत से प्रोजेक्ट्स जिनसे मुतालिक आप बात कर रही थी, बस 2 जुमले में साइबर नाइफ से मुतालिक ऐड करता हूँ कि नो डाउट साइबर नाइफ बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान में सिर्फ JPMC के पास है। अब आपने बड़ा अच्छा कहा है कि अब तो 2 साइबर नाइफ्स हैं। विदाउट एनी इंसिजन और कट ये कैंसर को ट्रीट करता है और दुनिया भर में जहाँ पर भी ये होता है बहुत महंगा होता है, पाकिस्तान में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो तारीफ़ करनी बनती है। एक बात और बता दें, नो रिफ्यूज़ल पॉलिसी है JPMC की, बट एट द सेम टाइम रश बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या आप शेयर कर सकती हैं कि बेड की अदम दस्तियाबी की वजह से कभी इनकार करना पड़ता हो या डेली बेसिस पर अगर कोई स्टैट्स हैं कि क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है, इशू है, तो आपको इनकार करना पड़ता हो पेशेंट्स को? देखिए, आपका स्टेटमेंट तो खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और आपको खुद नज़र आता है कि यहाँ पर कितने मरीज़ आते हैं। जब हर जगह से मरीज़ रिफ्यूज़ हो जाते हैं तब भी जिना हॉस्पिटल उनको ले लेता है, इसलिए कि नो रिफ्यूज़ल पॉलिसी है हमारी। और अगर हमारे पास बेड्स अवेलेबल नहीं होते तो फिर हम उनको एक्स्ट्रा बेड्स लगा के अपने हॉस्पिटल में रख लेते हैं या एक्स्ट्रा दूसरे वार्ड के अंदर रख देते हैं ताकि ओवरनाइट वो रह सकें आराम से और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे या जब कोई पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो हम उनको उसी प्रॉपर वार्ड में एडमिट कर देते हैं। तो आम तौर पे बेड्स का रिफ्यूज़ल नहीं होता। यस, अगर ये हो कि हमारे पास वो स्पेशलिटी मौजूद ना हो जिसके लिए पेशेंट आया हो तो फिर हमें दिक्कत होती है और फिर हमें कभी इधर उधर मूव करने पड़ते हैं पेशेंट्स। लेकिन जनरली स्पीकिंग ऐसा नहीं होता, बल्कि सारे अस्पतालों से जिना हॉस्पिटल एक ऐसा अस्पताल बन गया है जहाँ पे उनको सबको पता है कि जब आएंगे तो यहाँ पर बहरहाल कोई ना कोई हेल्प उनकी ज़रूर होगी और बग़ैर किसी सिफारिश के, बग़ैर किसी बात के हर मरीज़ को यकसां देखा जाता है, बग़ैर किसी एथनिसिटी को जाने हुए, बग़ैर किसी उसकी कोई और चीज़ नहीं देखी जाती सिवाय इसके कि उसको ये शर्फ हासिल होता है कि वो एक मरीज़ है और उसको स्टैंडर्ड तरीके से देखा जाएगा। ठीक है, सीमी जमाली मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। अभी आपको अदालती कार्रवाई से मुतालिक अहम खबर देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नईम बुखारी को बतौर चेयरमैन PTV काम करने से भी रोक दिया है। क्यों रोका गया है, मजीद जानेंगे सुहेल रशीद से। सुहेल, इंतहाई अहम मामला समाअत हुई, क्या रही अदालती कार्रवाई, क्या रिमार्क्स दिए गए? एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी करार दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नईम बुखारी की बतौर चेयरमैन PTV तैनाती को, और ये मामला विफाकी काबीना को वापस भेज दिया गया है अदालत की जानिब से। और ये कहा गया है कि विफाकी काबीना आइंदा मीटिंग में इस तैनाती पर नजरसानी करे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती, ऐसा करार दिया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर अमीन अल्लाह ने। और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कापी है वो भी विफाकी काबीना को भिजवा दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो उम्र की हद है वो भी तय है उसमें 65 साल, और उसके अलावा इस आसामी का इश्तिहार जारी करना बहुत जरूरी करार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। ये दोनों सवालात जब पूछे गए तो इसमें एतराफ़ किया गया वज़ारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से कि ऐसा नहीं किया गया। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम खुद तो तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन नईम बुखारी से हम तवक्को रखते हैं कि वो आइंदा समाअत तक अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो अपना काम नहीं जारी रख सकेंगे और विफाकी काबीना उनकी तैनाती पर नजरसानी करेगी। ठीक है, बेहद शुक्रिया सुहेल आपका। वक्त हो गया ख़त्म, आपसे करेंगे मुलाकात कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, बाहर जाइए तो मास्क लगा कर जाइए और पुरहजूम मकामात पर जाने से गुरेज कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।